गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इवनिंग हो गया है? यस सर, 4:30 प्लस हो गया। कितना हो गया सर? अच्छा 4:30 हो गया है ना। यस सर, गुड इवनिंग। ओके, तो हम लोग अभी तक देखो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट तो कंप्लीट हो गए हैं क्वांटम मैकेनिक्स के। अब हम लोग आज से जो है मतलब वेव मैकेनिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेव मैकेनिक्स, एक मिनट। ठीक है, या श्रोडिंगर, इसको इसी को हम लोग बोलते हैं श्रोडिंगर। ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन। माइक ऑफ कर लोगे आप लोग? ठीक है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कॉन्सेप्ट एक्चुअली इस तरह से प्रोसीड होता है कि डी ब्रोगली ने ये कहा, डी ब्रोगली या डी ब्रॉय, जो भी आप कहना चाहते हैं, डी ब्रोगली इंट्रोड्यूस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव। ठीक है ना। अब आप देखिए मैटर वेव, अब एक वेव का कॉन्सेप्ट आ गया। तो क्लासिकल फिजिक्स में ये कहा जाता है कि इफ देयर इज वेव देन देयर हैज टू बी एन इक्वेशन टू डिस्क्राइब दिस वेव। ओके, तो हम लोग डिब्रोगली ने मैटर वेव का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। तो मतलब अब इसके बाद अटेम्प्ट, ठीक है, अटेम्प्ट्स वेर मेड टू राइट वेव इक्वेशन। ठीक है, तो अटेम्प्ट्स किए गए वेव इक्वेशन लिखने के लिए। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई वेव होता है ना तो उसका एक वेव इक्वेशन होता है। हम लोग ईएमटी में भी ये पढ़ते हैं कि व्हेन देयर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, वेव इक्वेशन। ओके, तो सिमिलरली हियर आल्सो अटेम्प्ट्स वर मेड टू राइट वेव इक्वेशन। ठीक है ना। तो ठीक है, तो वेव इक्वेशन बेसिकली इस तरह का लॉजिकली एक ऐसा इक्वेशन चाहिए था जो प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल को डिस्क्राइब कर पाए। ठीक है ना। तो देखिए फिर वही बात आती है कि हम लोग जो जिस फॉर्म को पढ़ रहे हैं ना, द वे वी लर्न फिजिक्स, ओके, इसमें किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, जो मतलब हिट एंड ट्रायल का जो प्रोसेस होगा वो हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम लोग फाइनल जो फॉर्म है उस चीज को डायरेक्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए हम लोग बस एक दो स्टेप डिस्कस करेंगे। डी ब्रोगली ने ये कहा कि मैटर कैन बिहेव लाइक ए वेव। तो इसमें ये भी बताया गया साथ में कि यहाँ पे देर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट। ठीक है ना, तो वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया कि बेसिकली ये कहा गया कि इफ देर इज ए particle basically exists in a localized space। ठीक है ना, एक छोटे से रीजन में पार्टिकल एग्जिस्ट करता है और क्या बोलते हैं, वेव तो पूरे स्पेस में स्प्रेड कर जाता है। तो इसीलिए पार्टिकल एक सिंगल वेव से रिप्रेजेंट नहीं हो सकता है। पार्टिकल अगर रिप्रेजेंट होगा तो वेव पैकेट से रिप्रेजेंट होगा। और हम आपको बताए थे कि वेव पैकेट कैसे फॉर्म होता है। डू यू रिमेंबर हाउ वेव पैकेट इज फॉर्म्ड? हाँ, सुपरपोजिशन ऑफ मेनी वेव्स से ऐसे ही बताया गया था ना। ए वेव पैकेट इज फॉर्म्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ मेनी वेव्स। ओके, हम आपको प्लॉट करके भी दिखाए थे कि साइन फंक्शन को अगर आप बार बार ऐड करते हो, साइन एक्स, साइन 1.1 एक्स, साइन 1.2 एक्स, इस तरह से, तो हम शो करके दिखाए थे आपको डेस्मॉस में कि उसमें बेसिकली एक लोकलाइज्ड वेव फॉर्म हो रहा था। ठीक है, तो डिफरेंट वेव्स को ऐड करने से हम लोग जानते हैं वेव पैकेट फॉर्म होता है। तो ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग पहले लिख रहे हैं जनरल, ठीक है ना, एक्सप्रेशन फॉर वेव पैकेट। वेव पैकेट का एक जनरल एक्सप्रेशन हम लोग लिखना चाहते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए, आपको साइड में हम बता रहे हैं कि अगर आप वेव जैसे एक सिंगल वेव लिखते हो ना, वेव, तो आप सिंगल वेव को कैसे लिखते हो? जनरली ऐसे लिख दिया जाता है, इट इज सम फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एंड टाइम
ठीक है। और इसे लिख दिया जाता है इस तरह से आयोटा, और मान लीजिए आपने ऐसे लिख दिया सम के एक्स और माइनस ओमेगा टी, ऐसे लिखते हैं ना। डू यू राइट लाइक दिस? याद आ रहा है आप लोगों को? यस सर, ए यस। ई की पावर हाँ आयो। हाँ, मतलब यहाँ पे कुछ कांस्टेंट ऐसे मान लीजिए लगा देंगे, ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, तो सम ए ई टू पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, इस तरह से सिंगल एक वेव को ए वेव इस तरह से एक्सप्रेस होता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जनरल एक्सप्रेशन ऑफ वेव पैकेट लिखना चाहते हैं। वेव पैकेट इज एक्चुअली सुपरपोजिशन ऑफ ऑल दिस वेव्स। तो इसीलिए ये जानते हो मतलब वेव पैकेट को ऐसे लिखा जाता है एफ एक्स टी, या इसी को चलो हम साई लिख दे रहे हैं यहाँ पे, क्वांटम मैकेनिक्स में जैसा कि साई यूज होता है, ठीक है ना, साई एक्स टी। ठीक है, तो साई एक फंक्शन है जो वेव पैकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखो, इंटीग्रेशन ए, और यहाँ पे सम फंक्शन ऑफ के हो जाएगा ई टू द पावर आयोटा के और एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है, और यहाँ पे डी के। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पे के पे इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, इंटीग्रेशन एक तरह का समेशन होता है। इसका मतलब होता है कि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के आप कंसीडर कर रहे हो, यू आर कंसीडरिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के, तो मतलब ये डिफरेंट वेव्स बन जाएगा, इट विल बिकम डिफरेंट वेव्स। ओके, सो डिफरेंट वेव्स के लिए हम लोग ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली हियर। ओके, ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे जैसे इसको हम चाहते हैं ना तो थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट लाइक दिस, देखिए ए और इसे के लिख सकते हो आप, और इसको आप एच क्रॉस से मल्टीप्लाई और एच क्रॉस से चाहते हैं तो डिवाइड कर दें, ठीक है ना। तो इस तरह से लिखा जा सकता है आयोटा और ठीक है, यहाँ पे एच क्रॉस के और एक्स और माइनस एच क्रॉस ओमेगा और इंटू टी और डिवाइडेड बाय एच क्रॉस, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए एच क्रॉस के जो है ना ये मोमेंटम बन जाएगा, और हम आपको बता चुके हैं कि एच क्रॉस डी ब्रोगली है, मतलब जो वेव पार्टिकल डुअलिटी का कॉन्सेप्ट जब आता है ना, तो उसमें एच क्रॉस के को हम लोग मोमेंटम लिखते हैं। मोमेंटम इज बेसिकली एच क्रॉस के, और एनर्जी को हम लोग ऐसे लिख रहे होते हैं एच क्रॉस ओमेगा, ठीक है। दिस इज हाउ वी राइट। ओके, मोमेंटम इज एच क्रॉस के और एनर्जी ये है। तो यहाँ से देखिए अगर हम ये ए इंटीग्रेशन के, ये वेव पैकेट का जनरल एक्सप्रेशन कहा जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है समेशन ऑफ मेनी वेव्स। ओके, मेनी वेव्स के समेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ई टू द पावर आयोटा और ये एच क्रॉस के पी हो जाएगा, तो पी एक्स हो गया ये, ठीक है ना। पी इस सबस्क्रिप्ट में अगर एक्स लिखना चाहते हो तो लिख दो, ठीक है ना। तो पी, चलो पी रहने देते हैं अभी, ठीक है ना, माइनस, और ये एच क्रॉस ये ई बन जाएगा, दिस विल बी ई, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय एच क्रॉस, ठीक है, और इनटू टी भी है यहाँ पे, देयर इज टी, एच क्रॉस ओमेगा इज ई। ओके, अब अगर हम देखें यहाँ पे एक्स टी, अगर हम एक रिलेटिविस्ट नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल का केस डिस्कस कर रहे हैं, सपोज नॉन रिलेटिविस्टिक, ठीक है, फ्री पार्टिकल, तो नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल के लिए एनर्जी जो होता है ना, दैट कैन बी रिटन एज पी स्क्वायर बाई 2m, जस्ट। ओके, इतना लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो साई एक्स टी, तो साई एक्स टी आप सिंपली कहोगे एक फंक्शन है। जैसे आप एक सिंगल वेव को क्लासिकल मैकेनिक्स में भी हर जगह वेव्स वगैरह जब आप ऑप्टिक्स पढ़ते हो तो हर जगह वेव को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो उसी तरह से यहाँ पे साई आप कह सकते हो एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो बेसिकली वेव पैकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखिए ये ए के, और ये बेसिकली बन जा रहा है ई टू पावर आयोटा पी एक्स और माइनस दिस बिकम्स पी स्क्वायर बाई 2m, ठीक है, और इंटू टी और डिवाइडेड बाई एच क्रॉस, और इंटीग्रेशन है डी के पे, सॉरी इंटीग्रेशन छूट गया है यहाँ पे, आप लिख लोगे इंटीग्रेशन डी के। इज इट ओके? अब आप देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन, ये जस्ट एक मोटिवेशन के लिए थोड़ा बताया जा रहा है, उसके बाद मेन हमारा फोकस श्रोडिंगर इक्वेशन पे होगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह से ये लिखा गया है, इसको आप जनरल एक्सप्रेशन फॉर वेव पैकेट ऑफ ए फ्री पार्टिकल कह सकते हो, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज, ठीक है, दिस इज वेव पैकेट ऑफ ए फ्री पार्टिकल, एक फ्री पार्टिकल का ये वेव पैकेट है, ठीक है। तो अगर आप देखिए इसे आप डिफरेंशिएट करते हो डेल साई बाई डेल टी, देखिए डेल साई बाई डेल टी अगर आप डिफरेंशिएशन यहाँ पे करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, तो देखिए टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो देखिए इन सभी में ए और इधर कोई कहीं पे टाइम नहीं है, बस टाइम यहाँ पे है, ठीक है ना। तो आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये यहाँ से रिजल्ट इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन, और यहाँ पे पी स्क्वायर, ठीक है, पी बाहर नहीं जाएगा क्योंकि पी में के भी है ना प्रेजेंट। ओके, तो इसलिए पी को इंटीग्रेशन के अंदर ही रखना पड़ेगा क्योंकि इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में है।
तो ये आयोटा यहाँ पे माइनस आयोटा भी आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस है साइन, ओके, तो माइनस आयोटा और डिवाइडेड बाय एच क्रॉस और 2m भी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि एच क्रॉस भी है, ठीक है, देयर इज एच क्रॉस। और फिर बाद में यहाँ पे ये जो भी है ए के और ई टू द पावर आयोटा जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है और डी के, ऐसे चलो हम शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से अगर हम दोनों साइड आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो आयोटा स्क्वायर से यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है ना, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इट विल बिकम पॉजिटिव, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से ये पॉजिटिव हो जाएगा और एच क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एच क्रॉस कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप दोनों साइड आयोटा एच क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो देखो डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा p² / 2m, ठीक है, और फिर ए के और एक्सपोनेंशियल जो भी यहाँ पे लिखा है, पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं होती है, बस आपको समझ जाना है कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। वो तो चेंज होगा नहीं डिफरेंशिएशन से, जो पहले लिखा हुआ था वही लिखा रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन से तो वो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इसको आप इक्वेशन 1 कर दीजिए, ठीक है ना, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1, ओके। और अब हम देखिए, या इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो, इसको 2 कर देते हैं, ठीक है ना। अगेन अब ये जो है ना, ये सेकेंड इक्वेशन, इसको हम 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 ट्वाइस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 2 बार अब हम x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो d2 साई बाई dx², इस तरह से। तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करोगे ना, तो p देखिए यहाँ पे 2 बार बाहर आएगा, ठीक है ना, p विल कम आउट 2 टाइम्स। तो और आयोटा भी 2 बार बाहर आएगा, तो ये बेसिकली ऐसा बन जाएगा p² और आयोटा 2 बार आएगा ना, तो माइनस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर से -1, ओके। और फिर यहाँ पे a के और, ठीक है, और नीचे डिवाइडेड में h² हो जाएगा, क्योंकि 2 बार h बार बाहर आएगा, ठीक है ना। तो और e टू द पावर आयोटा और फिर यहाँ से जो भी इसमें ब्रैकेट में लिखा गया है वो हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ पे डी के ये लिखा गया है। तो अगर हम देखिए दोनों साइड -h² से मल्टीप्लाई कर दें, इफ यू मल्टीप्लाई बाय -h², और ये हो गया d2, ठीक है ना। सो इफ यू मल्टीप्लाई बाय -h², तो ये d2 साई बाई dx² हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू ये बन जाएगा p² और a के और यहाँ से e टू द पावर आयोटा और डी के, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कि ये जो है ना, बेसिकली यहां से हम देख रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन RHS है, देखिए थर्ड इक्वेशन का, ये थर्ड इक्वेशन का RHS। अच्छा ऐसा करो, दोनों साइड 2m से भी डिवाइड कर देते हैं, लेट अस डिवाइड बाय 2m, तो 2m से इधर भी डिवाइड कर देते हैं। तो अब देखिए RHS ऑफ थर्ड इक्वेशन और RHS ऑफ सेकंड इक्वेशन, ये दोनों इक्वल है एक्चुअली, तो इसलिए LHS भी इक्वल होगा, ठीक है, इस वेव पैकेट के लिए, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी गेट, ठीक है, वी गेट। तो 2 और 3 से आप देखिए हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना, आयोटा एच क्रॉस और डेल साई बाई डेल टी, ठीक है, और इज इक्वल टू, ठीक है, -h² / 2m और यहाँ पे d2 साई बाई dx², ठीक है, ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस इज श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल, दिस इज श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल इन 1 डायमेंशन, ठीक है। तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल इन 1 डायमेंशन। तो आप देख रहे हैं वेव पैकेट के कॉन्सेप्ट से एक्चुअली इसको इंट्रोड्यूस किया गया, 2 बार वेव पैकेट को डिफरेंशिएट किया गया। तो देखिए डेवलपमेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का एक्चुअल में ऐसे नहीं हुआ है, ठीक है ना, ये मतलब बाद में ऐसा होता है ना कि एक बार कोई रिजल्ट अराइव हो गया तो उसको कई लोग डिफरेंट तरीके से फिर ऑब्टेन करते हैं, तो ये भी एक तरीका है, ठीक है ना। श्रोडिंगर हैड एक्चुअली ऑब्टेन्ड दिस इक्वेशन बाय सम अदर अप्रोच, ओके, वेरिएशनल प्रिंसिपल वगैरह के कॉन्सेप्ट से उसने डेराइव किया था इसे, ठीक है। तो वेरिएशनल प्रिंसिपल जो लैग्रांजेस इक्वेशन वगैरह को डेराइव करने के लिए यूज होता है ना, सिमिलर कॉन्सेप्ट श्रोडिंगर हैड यूज्ड, ओके। तो हम यहाँ पे आप लिख लेंगे कि श्रोडिंगर एक्चुअली, ठीक है ना, श्रोडिंगर हैड यूज्ड, ठीक है, वेरिएशनल प्रिंसिपल। इस अप्रोच को श्रोडिंगर ने यूज नहीं किया था, वेरिएशनल प्रिंसिपल, एंड कुछ उसने हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन, देखो HJ हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन, ठीक है ना, टू डेराइव इट। क्लासिकल मैकेनिक्स का
हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन है, उससे कुछ मोटिवेशन मिला था श्रोडिंगर को, ठीक है ना। तो वहां से फिर उसने मतलब लिंक एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। तो एक्चुअल डेरिवेशन ये नहीं है, मगर दिस इज जस्ट एन अल्टरनेटिव डेरिवेशन, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर चलो 4 लिख देते हैं, लेट अस राइट इट एज 4, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट आप ध्यान रखोगे स्लोली, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट इस तरह से हुआ, बाद में इसको बहुत जनरलाइज कर दिया गया, ठीक है ना। तो देखो लोग मतलब व्हाट पीपल सेड इज दैट, चलो ठीक है, ये तो सिस्टमेटिक लग रहा है कि डी ब्रोगली इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ वेव, सो नाउ पीपल वर लुकिंग फॉर वेव इक्वेशन, एंड सो वी कैन फाइंड ए वेव इक्वेशन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट से ही है, क्योंकि हम लोग पार्टिकल को वेव पैकेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये आ गया। लेकिन बाद में लोगों ने क्या कहा कि दिस इक्वेशन कैन बी इजिली ऑब्टेन्ड, ठीक है। अगर हम एनर्जी को बेसिकली यहाँ से ऐसा भी लग रहा था, देखो देखने में कि हम एनर्जी को अगर टाइम डोम, यहाँ से देखिए ऐसा लग रहा है ना कि ये सारे टर्म अगर आप देखिए ए ई टू पावर, यहाँ पे साई में देखिए यही लिखा हुआ है, ठीक है ना। दिस इज व्हाट वी हैव, साई इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल, और ये सब कुछ लिखा हुआ है साई में, ठीक है ना। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो पी स्क्वायर बाई 2m है ना, वो उसकी जगह पे आयोटा एच क्रॉस और डी डी टी आया हुआ है, मतलब ये एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है। तो एनर्जी की जगह पे ये क्वांटिटी आया हुआ है, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि पी स्क्वायर की जगह पे ये क्वांटिटी है यहाँ पे माइनस एच बार स्क्वायर और डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, पी स्क्वायर की जगह पे, ठीक है। तो व्हाट पीपल सेड इज दैट दिस इक्वेशन, ठीक है, देखो दिस इक्वेशन कैन बी easily, ठीक है, कैन बी easily derived if we represent energy and momentum by following ऑपरेटर। तो इस इक्वेशन का देखिए डेरिवेशन एक्चुअल में डिफरेंट है, ठीक है ना, वेरिएशन प्रिंसिपल वगैरह से, लेकिन लोगों ने मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए ये कह दिया, ठीक है ना। पीपल सेड दैट कि इसको बहुत इजीली डिराइव किया जा सकता है अगर आप एनर्जी को जो है ना ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हो आयोटा एच क्रॉस डी डी टी, और मोमेंटम को आप रिप्रेजेंट कर देते हो पी एक्स इज को रिप्रेजेंट कर देते हैं माइनस आयोटा एच क्रॉस और डी डी एक्स, इस तरह से आप इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं मोमेंटम को, ठीक है ना। सो इफ यू रिप्रेजेंट मोमेंटम बाय दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, और एनर्जी को इस एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर ये इक्वेशन जो है ना बहुत इजीली डेराइव हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इक्वेशन को एनर्जी को ऐसे लिखेंगे ना, E इज इक्वल टू, ठीक है, हम लोग लिख रहे हैं पी स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। तो यहाँ से E साई इज इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m और इंटू साई, ठीक है। तो बस हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे ना, देखिए एनर्जी की जगह पे ये पुट करेंगे तो ये आयोटा एच क्रॉस आ जाएगा, और फिर ये डेल साई बाई डेल टी हो जाएगा, ठीक है ना, ये साई पे ये एक्ट कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पी स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आयोटा स्क्वायर से -1 आ जाएगा, माइनस एच बार स्क्वायर, और ये डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड बाई 2m, ठीक है। तो मतलब देखो डेवलपमेंट इसी तरह से होता है, मतलब दिस वाज डेराइव्ड बाय सम अदर मैकेनिज्म, बट लोगों ने ये कह दिया बाद में, मतलब पीपल नोटिस दिस कि अगर हम ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो ये डेरिवेशन बहुत इजी हो जाएगा, ओके। तो दिस इज हाउ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर गॉट इंट्रोड्यूस्ड इन क्वांटम मैकेनिक्स, ओके। मतलब ये एक तरह से नोटिस किया गया, ठीक है ना। सो वही देखो यहाँ लिखा गया है कि दिस इक्वेशन कैन बी इजीली derived if we represent energy and momentum by following operator। एनर्जी को एक टाइम डेरिवेटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मोमेंटम को कोऑर्डिनेट डेरिवेटिव से, ठीक है। तो इसे हम लोग ऑपरेटर फॉर एनर्जी एंड मोमेंटम लिख देते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर फॉर्मूला, ठीक है ना। तो देखो ऑपरेटर फॉर्मूला, ठीक है ना, इन फॉर ऑपरेटर फॉर्मूला है, ठीक है ना, फॉर एनर्जी एंड मोमेंटम, ये तो ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे, दिस इज फॉर एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है ना। ऑल राइट, तो देखिए जैसे somebody में आस्क के ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट क्वांटम मैकेनिक्स में कैसे इंट्रोड्यूस हो गया, तो स्टार्टिंग में समझ रहे हैं ना, ये इसको डेराइव करने के लिए नहीं इंट्रोड्यूस किया गया, बाद में इसको रीडेराइव करने के लिए इन वेरी इजी मैनर
ये सिंप्लीफिकेशन, कभी कभी जानते हो ऐसा होता है ना, यू आर डूइंग सम सिंप्लीफिकेशन एंड दैट सिंप्लीफिकेशन लीड्स टू बिग डेवलपमेंट। ओके, वही हुआ है क्वांटम मैकेनिक्स में। समहाउ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर गॉट इंट्रोड्यूस्ड इन क्वांटम मैकेनिक्स। और आप जानते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन के बियॉन्ड जितना भी डेवलपमेंट हुआ है ना क्वांटम मैकेनिक्स में, वो इस ऑपरेटर कॉन्सेप्ट से ही हुआ है। तो आप ध्यान रखेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स का एक स्मॉल पोर्शन है श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। सो श्रोडिंगर इक्वेशन इज ए स्मॉल पोर्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, बट फर्दर डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स हैज बीन डन इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटर फॉर्मुलिज्म। ओके, तो ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे कि फर्दर डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, was done using concept of operator। ठीक है, देखो मैथमेटिशियंस कई बार क्या करते हैं कि कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स आए ना, तो दे ट्राई टू जनरलाइज दैट कॉन्सेप्ट। दैट्स व्हाट वाज डन एक्चुअली इन केस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, कि थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट दिखा यहाँ पे कि हम फिजिकल क्वांटिटी को ऑपरेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको जनरलाइज कर दिया गया क्वांटम मैकेनिक्स में। You can represent all the physical observable in या physical quantities। फिजिकल क्वांटिटीज को ही फिजिकल ऑब्जर्वेबल बोलते हैं हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है। उसे आप ऑपरेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम लोग एक दो क्लास के बाद फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली श्रोडिंगर, हमने लिखा ना कि ये श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल है, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए लिखने जा रहे हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। बैक कर दीजिए, एक मिनट। श्रोडिंगर इक्वेशन, ओके सर। ठीक है। तो अगर जानते हो आप लोग को अगर इंटरेस्ट है ना पढ़ने में किसी को, तो एक बुक आती है सिलेक्टेड पेपर्स ऑफ श्रोडिंगर करके, ठीक है ना। वो हो सकता है कि आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, मेरे पास उसकी हार्ड कॉपी है। हम जब आईआईटी कानपुर में थे ना, तो वहां से हम फोटो कॉपी कराए थे, फोटो कॉपी के फॉर्म में है, ठीक है। वो श्रोडिंगर का ओरिजिनल पेपर का कलेक्शन है, उसमें बेसिकली क्या उसने किया था वो लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। सिलेक्टेड पेपर्स ऑफ श्रोडिंगर, इस तरह से बुक का नाम है, ठीक है। अगर इक्वेशंस दिए उसमें। हाँ, नहीं मतलब उसने क्या किस तरह से डेरिवेशन वगैरह किया था, कहाँ से वो लॉजिक क्या था श्रोडिंगर इक्वेशन को लाने का, वो सब उसमें लिखा हुआ है। मतलब पेपर, रिसर्च पेपर उसका है श्रोडिंगर का। सर तो सर ये जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन को एक्सपेरिमेंटली मेजर किया जा सकता है क्या? वो सब अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर, ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर बेसिकली पार्टिकल इन ए पोटेंशियल, ठीक है ना। पार्टिकल मूविंग इन ए पोटेंशियल, ठीक है। श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर पार्टिकल मूविंग इन ए पोटेंशियल। तो पोटेंशियल में अगर पार्टिकल मूव कर रहा है ना, तो एनर्जी देखिए फिर ऐसे लिखा जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, तो यहाँ पे एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हमारा px² / 2m, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा px, ठीक है ना। तो दोनों साइड इसको साई से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी साई से और यहाँ से भी साई से। अब ई का वैल्यू हमने जैसा बताया ना, ई को ऑपरेटर से हम रिप्रेजेंट कर देंगे, ई आयोटा एच क्रॉस और डी डी टी ऑफ साई हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा -h² / 2m, ठीक है ना, और d2 साई बाई dx² और प्लस v ऑफ x और इंटू साई। ये बेसिकली श्रोडिंगर इक्वेशन है फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन ए पोटेंशियल, ठीक है ना। इसी पोटेंशियल में ये मूव कर रहा है, तो ये उसका श्रोडिंगर इक्वेशन है, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे फिर भी अभी 1 डायमेंशन में लिखा गया है, 1D, ठीक है ना। दिस इज 1 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन है, ठीक है ना। तो अगर हम 3D में लिखेंगे ना, देखो जैसे अब देख रहे हैं सिर्फ x लिखा हुआ है, तो 3D में अगर लिखेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि उस केस में फिर मोमेंटम वेक्टर जो है ना, उसको आप जैसे मोमेंटम को भी हम लोग ऐसे लिख रहे थे -i/h क्रॉस और फिर डेल 3 डायमेंशनल डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे कहा गया ना कि इस इक्वेशन को हम लोग इजिली डेराइव कर सकते हैं अगर हम ये रिप्लेसमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, इफ वी डू दिस रिप्लेसमेंट, ठीक है। सो जस्ट अ मिनट।
ओके तो इसमें 3 डायमेंशन में देखिए P इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस और डेल ऑपरेटर होगा, ठीक है ना। और एनर्जी तो हम लोग, एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है ना, तो ये तो ऐसे ही रहेगा आयोटा एच क्रॉस और डी डी टी, ठीक है। तो जब हम इस तरह से लिखेंगे ना, तो मतलब यहाँ पे जो सेकेंड डेरिवेटिव दिख रहा है हमें, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बेसिकली लैप्लासियन से में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बनेगा इस तरह से आयोटा एच क्रॉस और डेल साई बाई डेल टी, ठीक है ना, इज इक्वल टू माइनस एच बार स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। और ये हो गया डेल स्क्वायर साई, ठीक है, डेल स्क्वायर साई और प्लस v ऑफ x और इंटू साई, सॉरी v ऑफ r लिख दो यहाँ पे, ठीक है ना। अब 3 डायमेंशन है ना, v ऑफ r इंटू साई, तो ये कहलाएगा, देखो दिस इज कॉल्ड श्रोडिंगर इक्वेशन, दिस इज श्रोडिंगर इक्वेशन। और ये ध्यान रखोगे ये टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन कहलाता है, ठीक है ना। ये दिस इज टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पे पोटेंशियल जो है ना वो टाइम डिपेंडेंट भी हो सकता है, इट कैन बी टाइम डिपेंडेंट ऑल्सो। ये जो यहाँ पे पोटेंशियल लिखा गया ना, टाइम डिपेंडेंट भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि टाइम तो हम कंसीडर कर ही रहे हैं, ठीक है ना। सो दिस पोटेंशियल कैन बी टाइम डिपेंडेंट ऑल्सो, एक्स टी हो सकता है, यहाँ पे आर टी हो सकता है। सो दिस इज श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। तो ये श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो इक्वेशन है ना, ये अभी हम देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे पी स्क्वायर बाई 2m यूज किए हुए हैं, तो इसको कहते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक, ठीक है ना, नॉन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड नॉन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन, इज दैट ओके। तो देखिए अगर हम इसका रिलेटिविस्टिक इक्वेशन लिखना चाहते हैं, ठीक है ना, इफ यू वांट टू राइट रिलेटिविस्टिक इक्वेशन फॉर क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है ना, सो रिलेटिविस्टिक इक्वेशन फॉर मैटर वेव, ठीक है, रिलेटिविस्टिक इक्वेशन फॉर मैटर वेव। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखिए हम लोग जानते हैं रिलेटिविटी में E इज इक्वल टू लिखा जाता है रूट अंडर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर और सी पावर 4, ठीक है ना, इस तरह से लिखते हैं। अगर कुछ पोटेंशियल ना चाहिए तो यहाँ पे v ऑफ x ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो रिलेटिविटी में हम लोग जानते हैं इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है ना। अगर 3 डायमेंशन लिखेंगे तो यहाँ पे r आ जाएगा। तो देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस एम नॉट स्क्वायर और सी पावर 4 और प्लस v ऑफ x, नहीं ऐसा हो जाएगा ना, सॉरी ये जो है ना हमारे इस साइड आ जाएगा, ठीक है ना, ये e माइनस v ऐसे लिखना पड़ेगा तो होल स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म जो है ना इसको इधर लाना पड़ेगा, फिर स्क्वायर करेंगे ना तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखिए e की जगह लिख देंगे आयोटा, आयोटा एच क्रॉस और डेल, ठीक है ना, डी डी टी और माइनस v और यहाँ पे होल स्क्वायर और इंटू साई हो जाएगा। इसको आप पी स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो इसको फिर वही लिख दोगे आप। पी स्क्वायर में आप देखिए पी को हम आयोटा एच क्रॉस लिख रहे थे ना, पी स्क्वायर की जगह पे आप देख रहे हो पी स्क्वायर की जगह माइनस एच बार स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर आता है, तो ये भी माइनस एच बार स्क्वायर फिर सी स्क्वायर यहाँ पे है और फिर डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, और डिवाइड बाई 2m, ठीक है ना, नहीं 2m नहीं आएगा यहाँ पे, है ना, सॉरी ये 2m तो इसमें पहले से था इसलिए 2m आया था। p को हम बस ऐसे रिप्लेस कर रहे हैं ना, p x को हम रिप्लेस कर रहे हैं माइनस आयोटा एच क्रॉस और डी डी एक्स से, ठीक है। तो बस यहाँ पे h बार का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, और डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, और प्लस यहाँ पे भी एम नॉट स्क्वायर और सी स्क्वायर और इंटू साई हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अगर मान लो इफ पोटेंशियल जीरो है ना, देखो इफ v इज इक्वल टू जीरो है मतलब फ्री पार्टिकल है, पोटेंशियल जीरो का मतलब फ्री पार्टिकल, ठीक है। तो अगर फ्री पार्टिकल है तो आप समझ रहे हैं ना, रिलेटिविस्टिक वेव इक्वेशन लिखने के लिए भी हम लोग बस रिलेटिविटी का फॉर्मूला लिखे एनर्जी का, और इस फॉर्मूले में ई का जो एक्सप्रेशन यहाँ पे बोला जा रहा था कि ई को हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे और मोमेंटम को ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, वही सब्स्टिट्यूट कर दिया गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एच बार है, ठीक है ना, ये ध्यान रखोगे, दिस इज एच बार स्क्वायर, ठीक है। तो वी अगर जीरो कर देंगे ना तो ये बन जाएगा देखो माइनस एच बार स्क्वायर और डी टू साई बाई डी टी, ये इसका स्क्वायर होने से डबल डेरिवेटिव बन जाएगा ये, तो डी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से। और बेसिकली दिस बिकम्स माइनस एच बार स्क्वायर सी स्क्वायर और फिर यहाँ पे डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस एम नॉट स्क्वायर और सी पावर 4 था ना यहाँ पे और इंटू साई, ठीक है। तो ये बेसिकली रिजल्ट आ रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिविस्टिक वेव इक्वेशन फॉर मैटर वेव, ठीक है ना। तो ये रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है, इसी को बोला जाता है क्लेन गॉर्डन इक्वेशन, ठीक है ना। ठीक है, सो दिस इज क्लेन गॉर्डन इक्वेशन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि एनर्जी को हम इससे रिप्लेस करेंगे, मोमेंटम को इससे रिप्लेस करेंगे, दैट इज यूज्ड इन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स आल्सो, ठीक है ना।
बाद में इसी इक्वेशन को डिराक ने मॉडिफाई किया था, ठीक है, तो फिर हमें डिराक इक्वेशन, तो ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए डिराक इक्वेशन जानते हो इन जनरल एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है, मतलब जैम में तो कम से कम नहीं आएगा, ठीक है, जेस्ट में भी कभी नहीं आया, टीएफआर में भी डिराक इक्वेशन नहीं आया कभी भी, ठीक है। तो लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, जैम में भी आ सकता है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं है, ठीक है ना, बस ये फॉर्मूला लिखना है और एनर्जी का जो ऑपरेटर फॉर्मूला है और मोमेंटम का जो ऑपरेटर फॉर्मूला है, बस उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है, एंड यू गेट दिस इक्वेशन, ठीक है। कैलकुलेशन में किसी की कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बस एनर्जी की जगह पे ये लिखा जा रहा है, मोमेंटम की जगह पे ये लिखा जा रहा है। आप ध्यान रखो जहाँ पे स्क्वायर होगा तो ये डबल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे एनर्जी का स्क्वायर हो रहा है तो ये भी डबल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जा रहा है, ओके, ठीक है। सो ये बेसिकली श्रोडिंगर इक्वेशन है और टाइम यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो इसको हम लोग टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कह रहे हैं। तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन आप कह सकते हो कि रिप्रेजेंट करेगा एक वेव प्रोपेगेशन ऑफ वेव पैकेट को, ठीक है ना, क्योंकि वेव साई जो है ना, हम लोग देखिए स्टार्टिंग में जो लिखे थे यहाँ पे, ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया, आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, जनरल एक्सप्रेशन फॉर वेव पैकेट, तो हम कह रहे हैं कि साई जो है वो एक वेव पैकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, इट इज रिप्रेजेंटिंग सम प्रॉपर्टी ऑफ वेव पैकेट, मैटर वेव के किसी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो ठीक है, सो फ्रॉम देयर वी गॉट ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि देखिए श्रोडिंगर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स प्रोपेगेशन ऑफ मैटर वेव, ठीक है ना, ये रिप्रेजेंट करता है, श्रोडिंगर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स प्रोपेगेशन ऑफ मैटर वेव, ठीक है, दैट्स द थिंग, ओके। तो अब देखिए बात ये है ना कि मैटर वेव को के प्रोपेगेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो मैटर वेव से रिलेटेड साई है, ये मैटर वेव की कौन सी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि जैसे हम लोग साउंड वेव जब डिस्कस करते हैं ना, तो साउंड वेव में हम लोग कहते हैं कि व्हेन साउंड वेव प्रोपेगेट्स, तो स्पेस में, ओके, इन स्पेस कहीं पे प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, कहीं पे प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि कॉम्प्रेशन और रेयरिफैक्शन डेवलप होता है, ठीक है ना, मतलब जिसकी वजह से, मतलब कॉम्प्रेशन रेयरिफैक्शन डेवलप होने से प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज होता है, ठीक है ना। देखिए जब मैटर वेव प्रोपेगेट कर रहा है ना, तो ऐसा स्पेस में कुछ ऐसा नहीं होता है कि कहीं पे प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, सो वी कैन नॉट मेजर बेसिकली ये जो साई है ना, वो प्रेशर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। जैसे हम लोग वेव इक्वेशन फॉर साउंड वेव लिखते हैं ना, तो वहां पे जो वेव फंक्शन होता है दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स प्रेशर। तो हम लोग देखिए जैसे वेव इक्वेशन फॉर साउंड वेव आप लिखते हो ना, तो ऐसे लिखते हो, अगर मान लो d2f/dt², ठीक है ना, और 1/v² ऐसे लिखा जाता है उसमें, और यहाँ पे d2f/dx²। तो उसमें f जो होता है ना, ये जो f वो प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है साउंड वेव के केस में, ठीक है, प्रेशर, ठीक है ना, फॉर साउंड वेव, फॉर साउंड वेव। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि साई की बात अगर हम करें ना, कि साई क्या है, तो आज तक देखो ये नहीं बताया गया कि साई क्या है। साई बस हम लोग ये कहते हैं कि जैसे हम कह रहे हैं कि पार्टिकल इज बिहेविंग लाइक ए वेव, तो वेव की किसी कैरेक्टरिस्टिक, मतलब वेव के कैरेक्टरिस्टिक को ये बता रहा है, लेकिन यहाँ से बेसिकली हम कोई प्रेशर, ये इट डजंट रिप्रेजेंट प्रेशर, इट डजंट रिप्रेजेंट टेम्परेचर, ओके, तो इसको इसीलिए, क्योंकि डायरेक्टली मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है ये, तो इसीलिए हम इसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं साई को। लेकिन साई कहते हैं कि पार्टिकल से एसोसिएटेड है, तो इसीलिए साई जो है ना पार्टिकल के पोजीशन को तो मतलब बता सकता है, ठीक है ना, इट कैन बेसिकली डिफाइन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ओके। तो देखो क्या है कि जब ये श्रोडिंगर इक्वेशन इंट्रोड्यूस किया गया ना, तो बेसिकली बहुत दिनों तक, ओके, फॉर लॉन्ग टाइम एक्चुअली लोग समझ नहीं पाए कि साई क्या है। तो इसको जो है ना काफी लोग आपस में डिस्कस करते थे कि साई एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, ओके। तो ठीक है, तो देखो यहाँ से कुछ प्रॉपर्टी साई की, मतलब जैसे ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन तो डेवलप किया जा सकता है, तो इसका सॉल्यूशन वगैरह डेवलप कर लिया गया, और साई की कुछ प्रॉपर्टीज पता चल गई कि मतलब ये अगर पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है तो दीज शुड बी प्रॉपर्टीज ऑफ दी साई, ओके, साई के ये प्रॉपर्टीज होने चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, लेकिन फिर भी एग्जैक्टली ये नहीं बताया जा सका कि साई क्या है, ठीक है। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम, ओके, कुछ मतलब आफ्टर फ्यू ईयर्स,
Okay, there was a physicist, his name was Max Born. Okay, तो मैक्स बॉर्न इस श्रोडिंजर इक्वेशन को स्टडी कर रहे थे, मतलब ही वाज एक्चुअली अप्लाइंग दिस श्रोडिंजर इक्वेशन टू स्टडी स्कैटरिंग प्रॉब्लम, ठीक है, जो क्वांटम मैकेनिक्स में एडवांस लेवल में डिस्कस होता है। तो व्हाट ही डिड इज दैट ही अप्लाइड दिस इक्वेशन टू स्टडी स्कैटरिंग प्रॉब्लम, और जब वो स्कैटरिंग प्रॉब्लम को डिस्कस मतलब सॉल्व कर रहे थे, देन ही गॉट एन आइडिया कि साई को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, साई को नहीं इंटरप्रेट कर सकते हैं, बट साई मॉडुलस स्क्वायर जो होगा ना, दैट कैन बी इंटरप्रेटेड एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है ना। तो वहां से मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है ना। देखो साई का बहुत लोगों ने अलग अलग इंटरप्रिटेशन दिया, जैसे अब देखिए श्रोडिंजर ने इंट्रोड्यूस किया साई को, तो आप लोगों को पता है श्रोडिंजर ने क्या बताया था, श्रोडिंजर क्या ने क्या कहा साई के बारे में, डज एनीवन नो? सर ये स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन होना चाहिए। नहीं, वो सब तो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, श्रोडिंजर ने क्या कहा था। देखो श्रोडिंजर ने इंट्रोड्यूस किया इस इक्वेशन को, तो श्रोडिंजर तो आपको पता ही है कि ही वाज सो ही वाज आल्सो वेरी इंटेलिजेंट। तो ऐसा तो वो नहीं कर सकते हैं कि मतलब एक इक्वेशन लिख करके छोड़ दिए, उसने भी साई के बारे में बताया है कि क्या है ये, ओके, लेकिन लोग उसको बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किए, ठीक है। जैसे जानते हो श्रोडिंजर ने जानते हो क्या कहा कि जैसे अगर मान लो हम साई को अप्लाई कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, तो उसने ये कहा कि साई जो है ना हाइड्रोजन एटम के केस में इलेक्ट्रॉन का जो है ना चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, साई विल रिप्रेजेंट द चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसने कुछ ऐसा कहा, ठीक है। Sir, यस sir, also used in wave equation. क्या कह रहे हो? Sir, this one is also used in wave equation. The heat equation, sorry, sir, heat equation. I could not understand actually. Okay, so what I'm saying is that see, Schrodinger also gave an interpretation. Okay, सभी लोग दे रहे थे इंटरप्रिटेशन, ओके, तो श्रोडिंजर भी दिए इसका इंटरप्रिटेशन। ही सेड दैट साई फॉर हाइड्रोजन एटम विल रिप्रेजेंट चार्ज डेंसिटी एक्चुअली, लेकिन ठीक है, तो फिर क्वेश्चन लोग पूछने लगे कि फिर न्यूट्रल पार्टिकल के लिए क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो मतलब पीपल वर गिविंग डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, ओके। कुछ लोग कह रहे थे कि मास डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, कुछ लोग कह रहे थे कि चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन वो इंटरप्रिटेशन जो है ना कॉन्ट्राडिक्टरी हो जा रहा था, क्योंकि देखिए अगर हाइड्रोजन एटम के केस में चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो हाइड्रोजन का मास भी तो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास भी है, तो मास डेंसिटी को क्यों नहीं रिप्रेजेंट करेगा, इट शुड रिप्रेजेंट मास डेंसिटी आल्सो इन दैट केस। तो मतलब बहुत कंसिस्टेंट एक्सप्लेनेशन नहीं डेवलप हो पा रहा था। सो कंसिस्टेंट एक्सप्लेनेशन अबाउट this psi was given by Max Born actually, ठीक है ना, तो वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने क्या लिखा है, श्रोडिंगर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स प्रोपगेशन ऑफ मैटर वेव, ठीक है ना, मैटर वेव के प्रोपगेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साई के बारे में बस हम ये लिख सकते हैं, ठीक है ना, देखो साई इज ए मैथमेटिकल फंक्शन, ठीक है ना, साई इज ए मैथमेटिकल फंक्शन, ओके, इट डज नॉट ठीक है, ऐसे लिख दो, इट मे नॉट हैव फिजिकल मीनिंग, ठीक है, बट साई मॉडुलस स्क्वायर, ठीक है, रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो साई मॉडुलस स्क्वायर जो है ना, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। ये बेसिकली कंक्लूजन, ये मतलब इसी को हम लोग बेसिकली बोर्न इंटरप्रिटेशन कहते हैं, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड मैक्स बॉर्न। सर वो आपने बोला ना कि 47 के रिप्रेजेंट करता है, अरे क्या बोला था एग्जैक्टली वो हमें भी नहीं पता है, ठीक है ना, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है, कि ये साई मॉडुलस स्क्वायर रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द
पार्टिकल, ठीक है ना, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब क्या बोला था एग्जैक्टली उसके लाइन बाय लाइन बोलना जरूरी नहीं होता है, ठीक है ना, हमारे कैलकुलेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट है वही बात हम लोग करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो साई इज मैथमेटिकल फंक्शन, इट मे नॉट हैव फिजिकल मीनिंग बट साई मॉडुलस स्क्वायर रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना, ये मतलब मैक्स बॉर्न ने कहा। अब थोड़ा सा देखो हम मोटिवेशन आपको बता देते हैं कि मैक्स बॉर्न को ये आइडिया कहाँ से आया कि साई मॉडुलस स्क्वायर ही मीनिंगफुल क्वांटिटी है। मतलब उसने बेसिकली ये कहा कि साई कोई मीनिंगफुल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है ना, बट साई मॉडुलस स्क्वायर जो है ना वो मीनिंगफुल क्वांटिटी है, ठीक है। देखो इसको कैसे उसने रिलेट किया, ठीक है ना कहीं से मोटिवेशन तो आया होगा ना। तो देखो मोटिवेशन कहाँ से आया, ठीक है। देखो मोटिवेशन इस तरह से आया कि जब आप देखिए लाइट आप जानते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये मोटिवेशन के बारे में बता रहे हैं कि इसको मोटिवेशन कहाँ से आया, ठीक है। तो देखिए लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, ठीक है ना। लेकिन आप बताइए कि लाइट के केस में डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी, तो लाइट का जो आप बेसिकली वेव फंक्शन जब लिखते हो ना इसमें तो ऐसे लिखा जाता है E इज इक्वल टू E नॉट और E टू द पावर आयोटा के एक्स और माइनस ओमेगा टी, ऐसे लिखा जाता है इसका, ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखा जाता है, ठीक है ना। अब बताइए कभी कोई लाइट ऐसे प्रोपेगेट कर रही है तो क्या आप इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता है हमें, डू वी सी इलेक्ट्रिक फील्ड? नहीं दिखता है, लेकिन हमें क्या दिखता है, व्हाट डू वी सी, हम लोग को क्या दिखता है, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड दिखता है। सर हमें उसकी अगर प्रेजेंस दिखती है एम्पलीट्यूड सर, दिखेगा तो प्रोबेबिलिटी। एम्पलीट्यूड तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही हुआ ना, ठीक है ना। प्रभाव सर दिखता वो है। कहाँ पर है सर, वो हमें दिख सकता है? देखो लाइट में हम पूछ रहे हैं अब कहाँ पे है लाइट, आपको इस कमरे में मान लो लाइट है तो कहाँ पर है लाइट वो आपको दिख रहा है, ठीक है। बेसिकली क्या दिखता है लाइट, देखिए आपको ऐसे दिखता है ना कि लाइट डिम है या लाइट बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है, मतलब क्या दिखता है, इंटेंसिटी दिखता है एम्पलीट्यूड ना। सर। हाँ, तो आपको देखो ध्यान रखोगे लाइट का एम्पलीट्यूड वगैरह नहीं दिखता है, ध्यान रखोगे, ठीक है ना, क्योंकि एम्पलीट्यूड दिखने का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिख गया, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना यहाँ पे, वी डू नॉट सी एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट, ओके, वी सी इंटेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान रखें वी सी इंटेंसिटी, ठीक है, ऑफ लाइट, ठीक है ना, वी डू नॉट सी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली नहीं देखते हैं, ठीक है ना। तो हमारे लिए मतलब डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी जो है ना वो यहाँ पे इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी बेसिकली हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। अब इंटेंसिटी देखिए इसमें कैसे लिखा जाता है, हाउ डू वी राइट इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी जो होता है ना आप देखोगे लाइट के केस में ऐसे लिखा जाता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट और E नॉट स्क्वायर और इंटू सी, ऐसे लिखा जाता है। तो इंटेंसिटी जो होती है ना वो देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से बेसिकली मोटिवेशन मिला उसे कि देखिए लाइट के केस में जिस तरह से हमें इंटेंसिटी दिखती है और इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो इसीलिए यहाँ पे भी जो है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग डायरेक्टली नहीं देखते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लो कि एक तरह का कॉन्सेप्ट है, ओके, इट इज ए कॉन्सेप्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड नोबडी सीज डायरेक्टली, ये कॉन्सेप्ट है कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। एक्चुअल में जब आप एक्सपेरिमेंटली मेजर भी करते हो ना तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली मेजर नहीं करते हो, यू मेजर फोर्स एक्चुअली, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि फील्ड डायरेक्टली मेजर हो जाता है, फोर्स मेजर करते हैं, ठीक है। तो फिर फोर्स को 4 से डिवाइड करते हो देन यू मेजर, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है। लेकिन मतलब हम ये कह रहे हैं कि डायरेक्टली जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वो इंटेंसिटी है, और इंटेंसिटी डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता है बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो वहां से ही सिमिलर कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया यहाँ पे, कि यहाँ पे भी जैसे हम ई के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में। तो यहाँ पे अगर पार्टिकल को हम डायरेक्टली ऑब्जर्व करना चाहते हैं, ठीक है, तो पार्टिकल का वेव फंक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होगा, पार्टिकल के वेव फंक्शन का स्क्वायर इंपॉर्टेंट होगा, मॉडुलस स्क्वायर, ओके। तो इसीलिए बोल दिया गया कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे तो इंटेंसिटी बोला गया, तो इंटेंसिटी तो यहाँ पे पार्टिकल की इंटेंसिटी होगी, तो पार्टिकल की इंटेंसिटी को यहाँ पे बेसिकली एक तरह से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोल दिया गया। जहाँ पे पार्टिकल को की इंटेंसिटी ज्यादा होगी मतलब वहां पे उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है ना कि इसमें प्रोबेबिलिटी का ही कॉन्सेप्ट क्यों आया, व्हाई कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड, व्हाई नॉट। हम लोग जो प्रोबेबिलिटी क्वांटम मैकेनिक्स में आप देखोगे वी विल मोस्टली टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी इन क्वांटम मैकेनिक्स, ओके। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है ना कि व्हाई कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी
was, हम इंटेंसिटी की बात क्यों नहीं किए यहाँ पे, ठीक है ना, इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है ना, इन इंटरप्रिटेशन। साई, तो साई के इंटरप्रिटेशन में जो है ना बेसिकली क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्यों आ गया, व्हाई नॉट इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो देखिए प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जानते हो इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि मतलब क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट मतलब साई का इंटरप्रिटेशन जो है ना वो डेवलप किया गया थ्रू स्कैटरिंग एनालिसिस। ओके, तो इसका आंसर ये है, ठीक है ना, इसका आंसर अगर हम लिखे ना, देखो व्हाई concept of probability was introduced in interpretation of psi, तो इसका आंसर ये है बिकॉज, ठीक है, this interpretation was developed, ठीक है, was developed through, ठीक है, analysis of scattering, ठीक है, scattering phenomena in which we in which ऐसे कह सकते हो, in which probability plays important रोल, ठीक है। तो एक रीजन तो इसका ये है, ठीक है ना, पहला रीजन, चलो हम इसको ऐसे लिख देते हैं स्टार लगा के, कि एक रीजन इसका ये है कि स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट स्कैटरिंग के एनालिसिस से ये इंटरप्रिटेशन आया है। अगर कहीं से और आता है तो हो सकता है कुछ और इंटरप्रिटेशन होता है, लेकिन जैसे मैक्स बॉर्न स्कैटरिंग को एनालाइज कर रहे थे, वहां से उनको ये आइडिया लगा कि देखिए जैसे मतलब उसने ये बेसिकली कॉन्सेप्ट दिया कि मान लो ये कोई स्कैटरर है, ये कोई टारगेट है, अब बहुत सारे पार्टिकल को आप ऐसे इंसिडेंट कर रहे हो, यहाँ पे ऐसे एक पार्टिकल को ऐसे इंसिडेंट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप जानते हो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि पार्टिकल जैसे आ रहा है ना, आप गारंटी से नहीं बता सकते हो कि ये जैसे मान लो फर्स्ट पार्टिकल है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसा है, तो आप ये कंफर्म कभी नहीं बता सकते हो कि ये पार्टिकल 1 किधर जाएगा स्कैटर होने के बाद। यहाँ से जब ये स्कैटर होगा तो आप ये नहीं बता सकते हो किधर जाने वाला है, ये डिपेंड करेगा कि कहाँ पे हिट कर रहा है, कितने, मतलब समझ रहे हो ना, इसके सेंटर से कितने हाइट पे हिट कर रहा है, इन सभी चीजों पे, इसका स्पीड कितना है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो डिफरेंट लोकेशन पे हिट करने पे डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकता है। तो मतलब इन जनरल अगर रैंडमली किसी पार्टिकल को हम पिक करेंगे, ठीक है ना, तो हम सिर्फ चांस की बात कर सकते हैं कि ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली पार्टिकल मतलब वी कैन टॉक ओनली अबाउट दी probability of going in a certain direction, हम ये कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि पार्टिकल एक सर्टेन डायरेक्शन में ही जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो इसमें ये है कि स्कैटरिंग के थ्रू ये इंटरप्रिटेशन डेवलप किया गया। दूसरा रीजन ये है ना कि दूसरा रीजन एक्चुअली ये भी कह सकते हैं कि मैक्स बॉर्न was philosophically ठीक है इंस्पायर्ड बाय एरिस्टोटल, who had said that probability, ठीक है ना, probability is actual reality, ठीक है ना। तो ये भी एक रीजन है। देखो कुछ भी ये थ्योरी है, समझ रहे हो ना, ये अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है, आप समझ रहे हो ना। श्रोडिंगर इक्वेशन जो है, हम इसको ये नहीं कह सकते कि यही सब कुछ है, ठीक है, दैट वी कैन नॉट से, ठीक है। ये एक तरीके से डेवलप किया गया, हो सकता है आज से 50 साल 60 साल के बाद कुछ नई थ्योरी आ जाए, श्रोडिंगर इक्वेशन को रिप्लेस कर दे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। बट एट प्रेजेंट जो है ना ये बहुत सक्सेसफुल है। श्रोडिंगर इक्वेशन इज एक्सट्रीमली, मतलब ये क्वांटम मैकेनिक्स का ये जो फॉर्मुलेशन है ना, ये एक्सट्रीमली सक्सेसफुल है, इसका कोई फेलियर नोटिस नहीं होता है। इट कैन बी मॉडिफाइड बट इट कैन बी अप्लाइड टू मोस्ट ऑफ द सिस्टम। तो देखिए क्या है कि मैक्स बॉर्न वाज एक्चुअली फिलोसफिकली इंस्पायर्ड बाय एरिस्टोटल
who had said that probability is actual reality. तो इसको आप एनालाइज करोगे ना, तो मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में, लाइफ के सिचुएशन में भी हम लोग जानते हो जिस तरह से बात करते हैं ना, वी टॉक मोस्टली अबाउट प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, जैसे हम पहले भी एक बार क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो पहली बात देखो, स्टार्टिंग एक्सपेरिमेंट में भी तो मैक्स बॉर्न ने देखा कि वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग पार्टिकल इन सर्टेन डायरेक्शन। दूसरी बात है कि इन लाइफ ऑल्सो इन एवरीथिंग मोस्टली वी टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं कि प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। और मतलब हम लोग बेसिकली होप जो हमारा है ना, वो प्रोबेबिलिटी से ही रिलेटेड होता है, ठीक है। जैसे क्या है कि अभी देखिए आप लोग डिफरेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो मतलब इसमें हमें पता है कि देयर इज सम प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब किसी को सर्टेनली पता नहीं है कि उसका इतना रैंक आ जाएगा, ये ठीक है, कुछ भी पता नहीं है सर्टेनिटी के साथ। प्रोबेबिलिटी है कि कुछ लोग टॉप 100 में भी आ सकते हैं, कुछ टॉप 10 में भी आ सकते हैं, ठीक है ना, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि नहीं भी क्लियर हो सकता है। तो सब एक होप जो हमारा एसोसिएटेड है ना, वो प्रोबेबिलिटी से, कि चांस है कि मेहनत करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो वही एरिस्टोटल ने कहा था कि लाइफ में एक्चुअल प्रोबेबिलिटी इज एक्चुअली द रियलिटी, ओके। तो इसीलिए उसने कहा कि जब लाइफ में इतना सब कुछ प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है, हमारा पूरी लाइफ ही प्रोबेबिलिटी से चल रही है, तो फिर हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल क्वांटम मैकेनिक्स के थ्योरी में प्रोबेबिलिटी को क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फिर उसने कह दिया कि साई मॉडुलस स्क्वायर जो है ना, पार्टिकल के किसी डायरेक्शन में, किसी पोजीशन में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को, ठीक है। तो इस तरह से उसने मैक्स बॉर्न ने इसका इंटरप्रिटेशन दिया, और इस इंटरप्रिटेशन को लोगों ने एक्सेप्ट किया, मतलब पीपल अप्रिशिएटेड द इंटरप्रिटेशन, कि हाँ ये इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन है। और यू नो दिस, फॉर दिस इंटरप्रिटेशन एक्चुअली मैक्स बॉर्न वाज गिवन नोबेल प्राइज, ओके। तो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स जो मैक्स बॉर्न को मिला, वो इसी इंटरप्रिटेशन के लिए मिला, बिकॉज दिस इंटरप्रिटेशन वाज रियली ए गुड इंटरप्रिटेशन, ओके। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन की वजह से इसका बहुत डेवलपमेंट हो गया क्वांटम मैकेनिक्स का, अगर ये इंटरप्रिटेशन नहीं आता तो इतना डेवलपमेंट नहीं होता, ठीक है। ऑल राइट, तो अब हम लोग देखिए यहाँ पे फर्दर अब डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ साई, ओके। तो प्रॉपर्टीज ऑफ साई, तो हम लोग जैसा कि देखो इस तरह से लिखेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी साई मॉडुलस स्क्वायर इनटू डीएक्स जो है ना, दैट सर एक और रीजन भी तो हो सकता है। क्या रीजन? सर वही कि पूरे वेव पैकेट में कहीं भी हो सकता है पार्टिकल, तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। हाँ वही है, मतलब ठीक है। पहली बात तो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जब आया है ना, तभी तो, फिर नहीं तो और भी कुछ तरीके से हम कह रहे हैं भाई कि इंटेंसिटी वगैरह की भी बात हो सकती थी यहाँ पे, ठीक है ना, इंटेंस, ठीक है। तो यहाँ से साई मॉडुलस स्क्वायर डीएक्स रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल, ठीक है, बिटवीन x एंड x प्लस dx, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो x एंड x प्लस dx के बीच में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो बेसिकली साई मॉडुलस स्क्वायर x dx होगा, ठीक है ना। और इसी तरह से इसको अगर इंटीग्रेट कर दोगे ना, देखो जैसे मान लो हम इंटीग्रेट कर देते हैं इसको फ्रॉम सम x1 टू x2, ठीक है, तो ये बेसिकली कहा जाएगा कि इट रिप्रेजेंट्स, ठीक है, रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन x1 एंड x2, ठीक है ना, x1 और x2 पॉइंट्स के बीच में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखो इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, पूरे स्पेस में इंटीग्रेट कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टिकल तो होगा ना, ठीक है ना। तो इसलिए दिस शुड बी इक्वल टू 1, ओके। तो ये 1 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे अगर ये 1 आ जाता है ना, तो हम लोग इन दिस केस साई इज कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड। तो ऐसे केस में इसको नॉर्मलाइज्ड कहा जाता है, ठीक है ना। और अगर ये 1 नहीं आता है, ठीक है, इफ इट इज नॉट 1, जैसे अगर मान लीजिए कभी ऐसा आ गया साई मॉडुलस स्क्वायर dx माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये अगर 1 नहीं आ रहा है तो नॉट नॉर्म, साई जो होगा वो नॉट नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है। तो इसको नॉट नॉर्मलाइज कहते हैं। तो इस केस में फिर हम लोग क्या करेंगे कि साई को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मान लो हमने साई को जो है ना, साई को ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे ए साई से, मान लो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आ जाएगा, देखिए ऐसे ए स्क्वायर और यहाँ पे साई मॉडुलस स्क्वायर और इंटू डी एक्स, ठीक है ना, दैट शुड बी इक्वल टू 1 लिख देंगे, माइनस इन्फिनिटी तो प्लस इन्फिनिटी। तो ए जो है यहाँ पे इसको बोला जाएगा नॉर्मलाइजेशन फैक्टर, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर,
ठीक है। तो ये नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है। तो ये साई का कुछ बेसिक इंटरप्रिटेशन हो गया, ठीक है। दिस इज द बेसिक इंटरप्रिटेशन ऑफ साई। तो ये देखिए अभी जो भी हम आपको बताए हैं ना, ये 1D के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए हैं, ठीक है ना। तो कभी अगर एग्जाम में पूछा जाएगा ना कि मान लीजिए 1D में, इन 1D वेयर इज द प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, किसी पार्टिकल को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे मैक्सिमम, अगर ये पूछा जाता है, ठीक है ना। तो देखो इन 1 डायमेंशन, ठीक है ना, 1 डायमेंशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखोगे, ठीक है ना। देखो ये दिस इज इंपॉर्टेंट। इन 1D प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज मैक्सिमम, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम वहां पे होगा एट द पॉइंट वेयर डी डी एक्स ऑफ साई मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव इसका 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये वहां उस पोजीशन पे ये मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी। ये एट सम पॉइंट मान लो x इक्वल टू x0 ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। यू कैन राइट इट एज x, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग x0 पे हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये तो हो गया डिस्कशन। आप देखिए 1 डायमेंशन में। अब इसी को अगर हम देखें, सर यहाँ पे जो 4th पॉइंट है, 4th पॉइंट में बोल रहा है कि पार्टिकल -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक हम लोगों को नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग जब नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट से अरे उसको मिलेगा वो मल्टीप्लाई, वेव फंक्शन, 1 मिनट, पार्टिकल मिलेगा, लेकिन हम जो है ना वेव फंक्शन हम मान लो प्रॉपर नहीं लिखे हैं, ठीक है ना। तो उसी को हम a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा, समझ गया ना। ये कहाँ बोला जा रहा है कि नहीं, वेव फंक्शन जो है ना, हमने बताया ना कि साई का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। तो हो सकता है आपने प्रॉपरली वेव फंक्शन नहीं, पार्टिकल तो है ही है वहां पे, ठीक है। आपने जो लिखा ना वेव फंक्शन, वो मान लीजिए आपने करेक्ट नहीं लिखा, ठीक है। तो फिर उसको करेक्ट करने का तरीका बता रहे हैं कि वेव फंक्शन करेक्ट आप नहीं लिख रहे हो, तो उसको साई को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर इसका अब नया जो साई बना ना, वो ये इसका मॉडुलस स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा। तो ये जो है ना हमारा, मतलब इसको करेक्शन फैक्टर बोलो या नॉर्मलाइजेशन फैक्टर बोलिए, जो भी बोल सकते हो, ठीक है। पार्टिकल तो है ही है, पार्टिकल कहाँ जाएगा। तो जहाँ पे करेक्शन फैक्टर 1 है वो मतलब असली, मतलब वो मतलब सही वो है। हम समझ लो सही लिखे हैं, ये गलती हो सकता है ना। हम मान लो किसी स्टूडेंट ने सही लिखा, किसी स्टूडेंट ने गलत लिख दिया थोड़ा सा वेव फंक्शन, तो उसको ये करेक्ट करने का तरीका है, समझ लो, ठीक है। पार्टिकल कहाँ जाएगा, पार्टिकल तो है ही है कहीं ना कहीं स्पेस में, ठीक है। ऑलराइट, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया ना, जैसे ये लिख रहे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, मतलब पूरे स्पेस में इंटीग्रेट करेंगे, कहीं ना कहीं पार्टिकल तो होगा ही, ठीक है ना। पार्टिकल कहीं ना कहीं होगा, तो फिर 1 आना चाहिए। 1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब वेव फंक्शन आपने गलती किया। आप मैथमेटिक्स ही तो अप्लाई कर रहे हो, ऐसा तो नहीं एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हो कि आप नहीं मिला पार्टिकल। ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं ना कि हम पूरे दुनिया में ढूंढ लिए हैं पार्टिकल मिला ही नहीं, तो ये मिस्टेक कहाँ से हो गया, ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं ना। हम तो थ्योरी की बात कर रहे हैं, थ्योरी में तो मिस्टेक हो सकता है ना। तो ये समझ लो एक तरह से करेक्शन फैक्टर बोल सकते हो, या इसी को तो सर करेक्शन फैक्टर ना बोल करके नॉर्मलाइजेशन फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो सर जैसे हम वेव फंक्शन को अगर नॉर्मलाइज कर देते हैं तो हमें किसी पर्टिकुलर स्टेट पे जहाँ पे हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं पार्टिकल को, वहां पे होने की प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करेगा। मतलब अब ये जो है ना, देखो कहीं पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी किसी एक लोकेशन पे, तो पहली बात पार्टिकल होगा नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि इसके अकॉर्डिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के वेव पैकेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो किसी रेंज के अंदर हम बात कर रहे हैं, फिर प्रोबेबिलिटी में हमारा इससे निकल जाएगा। हाँ, मतलब आपने करेक्ट वेव फंक्शन लिख दिया है ना, उसके बाद फिर यहाँ पे करेक्ट वेव फंक्शन यूज करने का मतलब हो गया कि जो ऐसा वेव फंक्शन जो मतलब क्या बोलते हैं, हाँ, तो जैसे इसमें हम बोल रहे हैं ना कि ये प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मतलब ये उस तरह का वेव फंक्शन होगा जिसको इंटीग्रेट करने पे क्या मिल रहा है, समझ गया ना। ये जो वेव फंक्शन हम जैसे बोल रहे हैं ना कि ये प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सारे वेव फंक्शन में ये वाली प्रॉपर्टी होगी, इन दोनों वेव फंक्शन में ये प्रॉपर्टी जरूर होगी, तभी ये प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर जानते हो इन दोनों वेव फंक्शन में ये वाली प्रॉपर्टी नहीं होगी ना, तो फिर ये प्रोबेबिलिटी को ये भी इनकरेक्ट प्रोबेबिलिटी देगा फिर आपको, और ये भी इनकरेक्ट प्रोबेबिलिटी देगा। तो मतलब पहला कंडीशन यही हमें लिखना चाहिए कि पूरे स्पेस में अगर हम इंटीग्रेट करेंगे ना, तो ये 1 आना चाहिए। जब 1 आ जाएगा तो ये समझ लो ये करेक्ट वेव फंक्शन है, और ये करेक्ट वेव फंक्शन है, तो फिर ये प्रोबेबिलिटी बिटवीन x1 एंड x2 भी देगा, और ये प्रोबेबिलिटी बिटवीन x एंड x प्लस dx भी देगा। तो हाँ, ये मतलब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, ठीक है ना। ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन इसको बोलते हैं, ठीक है। दिस इज नॉर्मलाइजेशन। तो ये मस्ट है वेव फंक्शन पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये मस्ट कंडीशन है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ठीक है।
ऑलराइट, तो अब देखिए हम वही कह रहे हैं कि इन 1D इसको जरूर ध्यान रखोगे, ठीक है। इन 1D प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट द पॉइंट वेयर डी dx ऑफ दिस इज 0। ओके, तो ये तो डिस्कशन हो गया 1 डायमेंशन का, ठीक है ना। ये सब कुछ को लाइन बाय लाइन रिवाइज कर लोगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन जानते हो बहुत डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। अभी हम आपको दिखाएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना, देखोगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज हमने लिखा है ना यहाँ पे, या फिर इंटरप्रिटेशन भी लिख दो आप यहाँ पे, ठीक है ना। अभी जो हमारा मोस्टली डिस्कशन चल रहा है ना, वो समझ लो एक तरह से इंटरप्रिटेशन ही है कि साई क्या है, इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना, कि साई क्या रिप्रेजेंट करता है, वो चीज ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फिर प्रॉपर्टीज अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब देखो इन पहले चलो 3D डिस्कस कर लेते हैं, फिर 2D डिस्कस करेंगे इन 3D, ठीक है ना। तो इन 3D जैसे जैसे स्टार्ट किया ना, वैसे ही देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे भी साई मॉडुलस स्क्वायर और ऐसे करके डी टॉ अगर लिख दोगे तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विद इन, ठीक है ना, इट रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विद इन वॉल्यूम डी टॉ, ठीक है ना। ये डी टॉ वॉल्यूम के अंदर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है ना। अब उसी तरह से देखिए अगर हम इसमें बात करें, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी, तो देखिए अगर हम सपोज करो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख देते हैं, सपोज वी राइट वॉल्यूम फॉर्मूला, ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए पहले बता देते हैं। तो देखो इन स्फेरिकली सिमेट्रिक केस, स्फेरिकली सिमेट्रिक केस का मतलब होता है जहां पे कोई थीटा वगैरह का डिपेंडेंस डिस्कस नहीं हो रहा है, ठीक है ना, मतलब इस देयर इज नो एंगल डिपेंडेंस, उसको स्फेरिकली सिमेट्रिक केस बोला जाता है। नो एंगल डिपेंडेंस, नो एंगल डिपेंडेंस, ठीक है ना। तो कोई एंगल डिपेंडेंस अगर नहीं है, ठीक है ना, तो अभी हम देखो लिखने वाले हैं क्या हम बताना चाह रहे हैं, पहले थोड़ा साइड में लिख देते हैं। देखो डी टॉ का फॉर्मूला स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट? r square sin आर theta स्क्वायर साइन dr थीटा d डी आर डी थीटा डी फाइव। हाँ, आर स्क्वायर साइन थीटा और डी आर डी थीटा और डी फाई होता है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए इसे अगर आप जानते हो थीटा, जैसे हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे ना, तो हम जैसे बोल रहे हैं ना इन स्फेरिकली सिमेट्रिक केस, मतलब ये जो साई है उसमें कोई एंगल डिपेंडेंस नहीं है। तो ये जब हम मान लीजिए इसको इंटीग्रेट करेंगे ना वॉल्यूम में, तो ये वाला थीटा और फाई पार्ट सेपरेटली इंटीग्रेट हो जाएगा, ओके, बिकॉज दिस साई डज नॉट कंटेन एनी थीटा और फाई पार्ट, ओके। तो इसलिए इसमें ऑन देखो ऑन इंटीग्रेशन, ठीक है, या इसको ऐसे लिखो, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑन, ठीक है, थीटा एंड फाई गिव्स, ठीक है, गिव्स, ये आप कर दोगे ना तो इससे इतना बन जाएगा। देखो ये जो है ना, ये थीटा और फाई का इंटीग्रेशन आप करोगे ना, मान लीजिए 0 से पाई तक कर दिया और फाई को 0 से 2 पाई तक, तो ये बेसिकली ऐसा बन जाता है 4 पाई आर स्क्वायर और डी आर। आप करके देख लोगे, थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई तक और फाई 0 से 2 पाई, इट विल बिकम 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो स्फेरिकली सिमेट्रिक सिचुएशन में जो है ना, बेसिकली हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इसको, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल विद इन वॉल्यूम डी टॉ लिख रहे हो ना, इसको मान लो हम डीपी लिख देते हैं, दिस इज डीपी। तो इसमें डीपी इज इक्वल टू हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, या ठीक है ना, या डीपी लिखिए या पी लिखिए, जो भी लिखना है, ठीक है ना। मान लो इसको पी लिख देते हैं, छोटा, इसको स्मॉल पी लिख देते हैं, ठीक है ना, दिस इज स्मॉल पी, छोटा, किसी छोटे से वॉल्यूम में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसको स्मॉल पी चलो हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो साई स्क्वायर और ये बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली अगेन वही रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज स्मॉल प्रोबेबिलिटी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विद इन रेडियल डिस्टेंस डी आर, रेडियल डिस्टेंस डी आर में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इसमें ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द पोजीशन वेयर द प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम, ठीक है ना। सो एट, देखो एट पोजीशन ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो एट पोजीशन ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, ये जो
डी आर को हटाकर जो टर्म होगा ना उसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यहाँ पे इसको बोला जाएगा, ठीक है ना। ये टर्म जो है यहाँ पे ध्यान रखोगे साई मॉडुलस स्क्वायर, और ये जो है ना 4 पाई आर स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। यहाँ पे ये कहलाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो जहां पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी ना वहां पे ये टर्म मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है ना। तो एट पोजीशन ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वी राइट लाइक दिस साई मॉडुलस स्क्वायर और इनटू आर स्क्वायर, ये 4 पाई तो कांस्टेंट है ना, इसको ऐसे रहने दो, और डी डी आर, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे पार्टिकल को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी ना वहां पे एक्चुअली ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ना 4 पाई, ठीक है, 4 पाई सॉरी मॉडुलस स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये बेसिकली मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है, दिस बिकम्स मैक्सिमम। ओके, तो हम 3 डायमेंशन में ध्यान रखोगे कि इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, ठीक है ना। वी डू डिफरेंशिएशन ऑफ साई मॉडुलस स्क्वायर इनटू आर स्क्वायर टू फाइंड द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ओके, और 1 डायमेंशन में आप देख रहे थे कि इन 1 डायमेंशन वी डू डिफरेंशिएशन ओनली ऑफ साई मॉडुलस स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये है बेसिकली पॉइंट, इज दैट ओके। तो 3 डायमेंशन में ध्यान रखेंगे। अब 3 डायमेंशन में किसी वॉल्यूम में अगर पता करना है प्रोबेबिलिटी तो फिर आप उसको इंटीग्रेट कर दोगे, जैसे हम लोग 1 डायमेंशन में x1 से x2 तक इंटीग्रेट कर रहे थे ना, 3 डायमेंशन में भी इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा, ठीक है ना, फ्रॉम फर्स्ट लिमिट टू सेकंड लिमिट, है ना, इस तरह से। तो जैसे मान लीजिए अगर हम निकालना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल विद इन बोर, ठीक है, 1 मिनट, बोर रेडियस, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। रेडियस ए नॉट, बोर रेडियस ए नॉट के अंदर विद इन है ना, विद इन बोर रेडियस ए नॉट, अगर मान लो ये प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है तो ये बेसिकली आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, जैसे ये लिखा हुआ है ना, देखो साई मॉडुलस स्क्वायर, ओके, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और इसको बस आपको 0 से आर नॉट तक इंटीग्रेट कर देना होगा। सॉरी, ए नॉट लिखा था ना हमने, बोर रेडियस ए नॉट लिखा है हमने, ठीक है ना। तो ए नॉट रेडियस के अंदर अगर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो बस इसको इस तरह से इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। कभी अगर मान लो आता है प्रोबेबिलिटी, तो ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी निकल गया, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल, ठीक है, बियॉन्ड बोर रेडियस। ये सभी जानते हो, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इसीलिए लिख दे रहे हैं बोर रेडियस। अगर ये पूछा जाता है, ठीक है ना, तो ये बेसिकली हम लोग ऐसे लिख देंगे P इज इक्वल टू साई मॉडुलस स्क्वायर, ठीक है ना, आर स्क्वायर डी आर, और एक 4 पाई भी है ना, यहाँ पे 4 पाई लिख दो। और यहाँ पे अब देखो बियॉन्ड बोर रेडियस लिख रहे हैं ना, तो क्या लिमिट होना चाहिए, कैन एनीवन टेल? ए नॉट टू इन्फिनिटी। हाँ, ए नॉट टू इन्फिनिटी हो जाएगा लिमिट, ठीक है ना, बियॉन्ड तो ए नॉट से इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। आर का लिमिट ध्यान रखोगे कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए स्टार्टिंग 0 से होगा। जैसे एक्स में लिख दिया था ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, एक्स नेगेटिव हो सकता है बट आर इज नॉट नेगेटिव, ओके, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप देखिए, अगर हम क्या बोलते हैं, ये तो हो गया 3 डायमेंशन का। कभी एग्जाम में जानते हो 2 डायमेंशन का भी क्वेश्चन आ जा सकता है, ठीक है ना, मतलब वेव फंक्शन 2 डायमेंशन में दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर से अगर चलो ये लिख देते हैं, क्योंकि देखो नहीं लिखा हुआ रहेगा ना नोट्स में तो आप मिस हो सकता है, ठीक है, तो इसीलिए लिख देते हैं। 1 मिनट, सर ये 3 टाउ 4 पाई आर स्क्वायर डी आर कैसे आया? जैसे वो बताया तो हम यहाँ पे ये क्या बताएं, ठीक है, ये तो यही तो बता रहे थे। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये तो बता रहे थे। आया ये आपने देखा नहीं क्या? हाँ सर, हो गया। तुम लोग जो है ना छोड़ के चले जाते हो लगता है कहीं। तो देखो यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल बियॉन्ड बोर रेडियस, बोर रेडियस के बियॉन्ड, तो ये निकल गया, ठीक है। अब हम लोग देखिए यहाँ पे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इस सारे डिस्कशन में यही है कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकाला जाएगा, तो इन लिमिट का ध्यान रखोगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, फिर उसके बाद जो है ना हम लोग क्या बोलते हैं, इसके बाद फिर हम लोग 2D का केस डिस्कस करेंगे। देखो एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। तो अभी हम लोग इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम लोग इसके प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस करेंगे यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके।
एक मिनट। देखो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर जरा आप बताइए क्या आ रहा है। गेट 2021 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। थोड़ा जूम करते हैं। जो कॉन्सेप्ट बताया गया ना उसको बस यूज करिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है गेट 2021। देखो इसमें लिखा गया है ना, द नॉर्मलाइज्ड रेडियल वेव फंक्शन ऑफ द सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, वेव फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। नाउ ठीक है, इसमें लिखा है द डिस्टेंस एट विच, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड। मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड का मतलब जहाँ पे प्रोबेबिलिटी इज y इंटू ए, तो द वैल्यू ऑफ y इज, वैल्यू ऑफ y बताना है। 2 आ रहा है। 2 आ रहा है, क्या आ रहा है? 2 into a। सर 2 डिस्टेंस 2 आ रहा है ना। तो देखो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम जानते हैं कि फॉर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के लिए आर स्क्वायर साई मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है ना, और डी डी आर इन 3D है ना, इन 3D, ध्यान रखोगे 3D में हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 0 कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए आर स्क्वायर है और साई मॉडुलस का स्क्वायर करोगे ना तो उससे भी आर स्क्वायर आएगा, आप देखिए उसमें, और ई टू द पावर माइनस आर बाई ए आ जाएगा, ठीक है, और डी डी आर है, दैट इज इक्वल टू 0। एक बार देखो यही आ रहा है ना, उसमें बाकी जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको छोड़ दोगे, ठीक है ना, हाँ यही आएगा, ठीक है ना, बाकी कांस्टेंट टर्म को हटा देंगे, ठीक है ना। इधर 0 लिखा हुआ है ना, तो वेरिएबल टर्म पे से फोकस कर रहे हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे, ये r का पावर 4 हो गया ना, तो यहाँ से देखिए 4 आ गया, ठीक है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 4 r क्यूब, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो e टू माइनस r बाई ए, और फिर जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे दिस वन, तो ये हो जाएगा r का पावर 4 और डिवाइडेड बाई a और e टू माइनस r बाई ए, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये आ रहा है, तो यहाँ से r इज इक्वल टू 4a आया है। 2a कैसे आ रहा है आप लोग का? 4a आया ना। यस सर 4 आ रहा है मेरा। तो 4a यस सर 4a। साई फंक्शन से माइनस 2 आ रहा है, ये होगा ना स्क्वायर से। क्या कह रहे हो? साई साई का स्क्वायर होगा तो वहाँ पे भी तो 2 आ जाएगा। हाँ, तो फिर तो यही तो आएगा ना आंसर, इसका 4a आंसर, इसका आंसर 4 होगा, ठीक है ना। 4 इज द करेक्ट आंसर। आप देख रहे हो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो यही इसका आंसर हो गया। ओके, अब देखिए तो ये बेसिक समझ रहे हो, मोस्ट मतलब आप समझिए क्वांटम मैकेनिक्स का समझ लो कि ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन से रिलेटेड है ना, वो फर्स्ट क्लास है, ये फर्स्ट क्लास के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, आपको हम बता रहे हैं, देखिए श्रोडिंगर इक्वेशन से रिलेटेड या क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड जान, तो इधर 5-6 क्लास जो होगा ना वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होगा। थोड़ा माइक ऑफ कर लो, ठीक है। तो इसी से रिलेट करके आपको मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और किसका ऑन है?
तो मोस्टली क्वेश्चन जो है ना इसी से, अभी नेक्स्ट क्लासेस में हम पॉस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स डिस्कस करेंगे। आप देखो पॉस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस करते ही बहुत सारे क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिक्स के सॉल्व होने लगेंगे। ओके ठीक है, तो ये आ गया। अब आप देखिए 2D में अगर हम डिस्कशन करते हैं, देखिए 2D में तो इन 2 डायमेंशन, तो 2 डायमेंशन में देखो हम लोग बात इस तरह से करेंगे कि साई मॉडुलस स्क्वायर और इनटू DA। ठीक है, क्या कह रहे हो? ठीक है, तो देखो साई मॉडुलस स्क्वायर DA रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन, ठीक है ना, रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन ए DA एरिया। ठीक है ना, या विद इन DA कह सकते हो, इन DA एरिया। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखिए अगर इसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की बात करें ना, ठीक है ना, तो इसमें फिर ऐसा आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग 2 डायमेंशन में देखिए अगर पोलर कोऑर्डिनेट यूज करते हैं, ठीक है, तो RDR उसमें ऐसे लिखते हो ना, DA जो लिखा जाता है, आप देखिए DA पोलर कोऑर्डिनेट में RDR और D थीटा लिखा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ से RDR थीटा को इंटीग्रेट कर दो, मान लो अगर ये थीटा डिपेंडेंट केस नहीं है, ठीक है ना, तो इफ देयर इज नो थीटा डिपेंडेंस, तो उस केस में फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दिस, ठीक है ना, फॉर पोजीशन ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, या रेडियल पोजीशन फॉर, ऐसे लिख दो रेडियल पोजीशन ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, है ना। ये अगर निकालना है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा DDR ऑफ, ठीक है। अब देख रहे हो एरिया से R आ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसीलिए R और इंटू साई मॉडुलस स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो आप 1 डायमेंशन में देख रहे थे डायरेक्टली साई मॉडुलस स्क्वायर है, 2 डायमेंशन में आप देख रहे हैं R आ जा रहा है, और 3 डायमेंशन में यहाँ पे R स्क्वायर आ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली, अब इसके बाद फिर वही है जो क्या बोलते हैं 3 डायमेंशन में अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ R पे पूछा गया कि इस एरिया तक, तो फिर फ्रॉम दिस वैल्यू ऑफ R टू दैट वैल्यू ऑफ R आप इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये जो भी डिस्कशन किया गया ना, इसमें हम लोग वेव फंक्शन को जो लिखे हुए हैं, दिस वेव फंक्शन वाज रिटन एज अ फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एंड टाइम। ओके, मतलब हम लोग ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो ठीक है। सो इन अबव आप ये ध्यान रखेंगे, we have written wave function, ठीक है, इन रियल स्पेस, ऐसे कह सकते हो, रियल स्पेस या कोऑर्डिनेट स्पेस कह सकते हो, ठीक है। तो वेव फंक्शन बेसिकली हम रियल स्पेस में लिखे हुए हैं, दैट मीन्स दैट इज डिपेंडेंट ऑन R एंड T, ठीक है ना। अब देखिए वेव फंक्शन, क्योंकि ये पार्टिकल को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वेव फंक्शन एक वेव पैकेट है, ठीक है ना, और पार्टिकल के पोजीशन वगैरह को रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी यहाँ से ऑब्टेन होता है, ठीक है ना। तो हम मैथमेटिकली इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सो दैट प्रोबेबिलिटी डजंट चेंज। ओके, वेव फंक्शन कैन ऑल्सो बी written as function of momentum and time, ठीक है ना। मोमेंटम एंड टाइम के फंक्शन में भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड वेव फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस, ठीक है ना। मोमेंटम या फिर के स्पेस भी बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। पी को अगर h क्रॉस के लिख दोगे ना, मोमेंटम इन वेव फंक्शन मोमेंटम या फिर के स्पेस। तो इस केस में फिर जानते हो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। देखिए सो इन दिस केस, तो बेसिकली देखो क्या है कि अगर हमारे पास वेव फंक्शन जैसे साई xt है, ठीक है ना, सपोज वी हैव, हम अगर इस केस में हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम वेव फंक्शन को मोमेंटम और टाइम के टर्म में लिखेंगे तो दिस इज कॉल्ड मोमेंटम इन वेव फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस, और इसके लिए हम सिंबल इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है ना।
तो इसको आप ऐसे फाई लिख दो, जैसे उसमें साई लिखा जा रहा था ना, इसको फाई लिख देते हैं, तो ये मोमेंटम और टाइम का फंक्शन है, ठीक है ना। वी कैन राइट इट लाइक दिस, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए फाई पी को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है ना। फाई पी टी दिस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम साई, ठीक है ना। साई एक्स आर टी से ये ऑब्टेन किया जा सकता है, ठीक है ना। इसके लिए क्या करते हैं हम, साई वेव फंक्शन को हमने लिया और यहाँ पे ई टू द पावर आयोटा, ठीक है ना, मान ली माइनस आयोटा, और यहाँ पे पी डॉट आर, ठीक है ना, ये पी डॉट आर से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय एच बार, और फिर इधर जो है ना डी क्यूब आर, मतलब ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। दिस इज, अगर आप चाहते हो तो ऐसे डी टॉप लिख सकते हो, फिर ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर देंगे, और डायमेंशनली करेक्ट रखने के लिए, ठीक है ना, डायमेंशनली करेक्ट रखने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 पाई और एच क्रॉस का पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रूट अंडर 2, या ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे लिख दोगे, ठीक है ना, ये 3/2। तो दिस इज एक्चुअली, इसको इसी फॉर्मूले को हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म कहते हैं, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म है ये, ठीक है। इसकी हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत ज्यादा, कभी कभी जानते हो कुछ एग्जाम में पूछा गया, जैसे टीएफआर में एक बार क्वेश्चन पूछा गया मोमेंटम के टर्म में, ठीक है ना। तो रियल वेव फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, रियल स्पेस में, तो यहाँ पे पुट करना है, फिर इसको इंटीग्रेट करना है, तो फिर ये मिल जाएगा, फिर इसको यूज करके आंसर करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हम जैसे वेव फंक्शन अगर मोमेंटम स्पेस में लिखते हैं, ठीक है ना, वेव फंक्शन एज ए फंक्शन ऑफ मोमेंटम अगर लिखा जाता है तो उसको कहा जाता है वेव फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस। मतलब पार्टिकल को के प्रॉपर्टी को कैरेक्टराइज करने के लिए वेव फंक्शन हमारा चॉइस है, ठीक है ना। हम चाहते हैं तो इसको रियल स्पेस में लिख सकते हैं, हम चाहते हैं तो मोमेंटम स्पेस में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए जैसे हम लोग 5 pt लिख चुके हैं ना, तो अब हम इसको डिस्कस करें कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आप ध्यान रखोगे कि 5 pt, ठीक है ना, अगर इसका मॉडुलस स्क्वायर आप करते हो और इसको फिर इधर dp से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम इसको 1 डायमेंशन में अगर लिखें तो यहाँ पे px हो जाएगा, तो dpx से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे उसमें कहा जा रहा था ना कि बेसिकली जैसे साई मॉडुलस स्क्वायर dx लिखा हुआ था, तो हम क्या कह रहे थे, व्हाट वाज द इंटरप्रिटेशन ऑफ साई, इसका इंटरप्रिटेशन क्या था। प्रॉपर्टी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन डी लैब। हाँ, तो इसको हम बोल रहे थे कि दिस रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विद इन विड्थ dx, है ना, ये कह रहे थे। लेकिन इसमें जानते हो बेसिकली क्योंकि ये पोजीशन तो नहीं देगा ना, इट विल नॉट गिव यू पोजीशन, क्योंकि ये इंटीग्रेशन मोमेंटम पे है, तो इसीलिए इसको ये नहीं बोलते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। इसको कहा जाता है इट रिप्रेजेंट्स पार्टिकल हैविंग मोमेंटम बिटवीन, इट रिप्रेजेंट्स probability of having momentum, है ना, of probability of having momentum between px and px plus dpx। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग दिस मच मोमेंटम होता है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर पूछे जाते हैं, एक बार टीएफआर में और एक बार शायद नेट एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। तो जो लोग टीएफआर देंगे ना उनके लिए ये सब हम लोग बहुत ज्यादा क्लास में डिस्कस भी नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि अभी वेव फंक्शन का इंटरप्रिटेशन चल रहा है ना, तो दोनों हम साथ में बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से अगर देखिए इसको आप इंटीग्रेट कर देते हो ना, 5 मॉडुलस स्क्वायर और फिर dpx, ठीक है ना, मान लो इसको इंटीग्रेट कर दिया p1 से लेकर p2 तक, तो ये बेसिकली फिर रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग having momentum between P1 and P2, P1 and P2। तो P1 और P2 के बीच में मोमेंटम होने की प्रोबेबिलिटी इतनी होगी, क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है ना। इनफैक्ट हमको तो ये भी लगता है ना कि जो लोग पेपर सेट करते हैं ना, उनमें से कुछ लोगों का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल वीक रहता होगा, ठीक है ना, उनको पता नहीं होता होगा कितना मेहनत लगेगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो वो लोग ऐसे प्रॉब्लम पुट कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए ऐसा क्वेश्चन बहुत कम पुट किया गया है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कहीं पे क्वेश्चन दिखा और उसी का कॉपी पेस्ट कर दिया किसी ने, तो तभी ऐसा क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, अदरवाइज जानते हो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से पहले आप इसको इंटीग्रेट करोगे, ये इंटीग्रेशन इटसेल्फ कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद फिर इसको इंटीग्रेट करके निकालो तो जनरली डिफिकल्ट होता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन बहुत कम चांस है पूछे जाने का, बट इंटरप्रिटेशन यू शुड नो, ओके, ठीक है। अब इसमें देखिए अगर मान लीजिए कभी ऐसा क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल मोमेंटम, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे कि आप देखिए फॉर मोस्ट
प्रोबेबल मोमेंटम, जैसे मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन के लिए हम डिफरेंशिएट उसको कर रहे थे ना, तो इसको फिर हम ऐसे कर देंगे फाई मॉडुलस स्क्वायर और डी डी पी, इसको डी डी पी एक्स है यहाँ पे पी एक्स, ये मतलब 1D में होगा ऐसा, ठीक है ना। अगर वही 2D में होगा तो 2D में फिर ऐसा हो जाएगा डी डी पी और फिर यहाँ पे p इंटू फाई मॉडुलस स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0, सॉरी ये 0, ये 2D में होगा। और 3D में अगर लिखोगे तो आप ऐसा हो जाएगा डी डी पी, ठीक है ना, और यहाँ पे p स्क्वायर और फाई मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये 3D में होगा। तो मोस्ट प्रोबेबल मोमेंटम अगर निकालने के लिए बोला जाता है तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ओके सर n डायमेंशन के लिए Pn-1 होगा ना? हाँ वो लिख सकते हो, लेकिन अब n डायमेंशन के लिए तो आएगा नहीं, ठीक है। अगर आ गया तो हाँ कर सकते हो जनरलाइज ऐसा, ठीक है ना, देख रहे हो डायमेंशन से एक कम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। R के लिए भी वही होगा ना? R के लिए भी हाँ वैसे ही होगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारा जनरल इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड ये डिस्कशन हो गया। दिस डिस्कशन इज रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन। ओके ऑलराइट, तो अब देखिए एग्जाम में जानते हो अभी तक जितना बताया गया ना, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टी। कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ नॉन केसेस का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है, जिसमें बेसिकली वेव फंक्शन दिया हुआ नहीं होता है, आपको वेव फंक्शन लिखना पड़ता है। जैसे इस बार भी क्वांटम मैकेनिक्स में बस अभी तक जितना बताया गया ना कॉन्सेप्ट, इतने ही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया था नेट एग्जाम में, क्या बोलते हैं, पार्टिकल इन अ बॉक्स से रिलेट करके। लेकिन हाँ उसमें वेव फंक्शन दिया हुआ नहीं था, वहां पे वेव फंक्शन आपको खुद से लिखना था, क्योंकि पार्टिकल बॉक्स का वेव फंक्शन बहुत वेल नोन वेव फंक्शन है। तो उसमें लेकिन क्वेश्चन यही था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल जो है ना बेसिकली कांस्टेंट है या कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, 2 इंटरवल में सेम है, इस तरह से बोला गया था। जैसे मान लो ऐसे बोल दिया कि 0 से L/8 और फिर L/8 to L/4 तक प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था, ठीक है। तो किसी भी इंटरवल में प्रोबेबिलिटी निकालना है तो यही मेथड लगेगा, ठीक है ना। सो दैट्स द बेसिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन के वेव फंक्शन है क्या। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि वेव फंक्शन साई जो है डायरेक्टली कोई फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, मगर इसका इंटरप्रिटेशन क्वांटम मैकेनिक्स में इसी तरीके से डेवलप किया गया है, ठीक है। अब हम जानते हो इस पे ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे कि ऐसा क्यों है, ठीक है, आप लगा सकते हो, मगर अगर आप इस पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ना इसका इंटरप्रिटेशन पे और इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब यू आर क्वेश्चनिंग दी फॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है ना। तो अभी तो फॉर द टाइमिंग एग्जामिनेशन जब आप देने जा रहे हैं ना, तो अभी तो ऐसा नहीं करना है, पहले फॉर्मुलेशन समझ तो जाए बहुत अच्छे से, फिर हम क्वेश्चन करेंगे इस पे, ठीक है ना। क्वेश्चन उसी पे किया जाता है ना जिसको हम समझते हैं अच्छी तरीके से, तो फिर बाद में फिर इस पे क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी तो हम लोग फॉर द टाइमिंग इसी इंटरप्रिटेशन को लेकर चलेंगे, ठीक है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट जो है ना देखो आता है प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन बेसिकली जो है ना वो समझ लो एक तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉपर्टी से आता है, ठीक है ना। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन साई, ठीक है, ठीक है। So properties of wave function basically, you know, remember these are derived, तो mic off कर लोगे, from concept of, ठीक है ना, these are basically derived from concept of differential equation, ठीक है ना, because psi satisfies Schrodinger equation which is a differential। तो psi जो है ना श्रोडिंगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग एक बार फिर से लिख रहे हैं श्रोडिंगर इक्वेशन, जैसे मान लीजिए हम ऐसे लिखते हैं आयोटा h क्रॉस, ठीक है ना, डेल psi बाई डेल t, ठीक है, और बेसिकली दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ था ना माइनस h बार स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है, और ये यहाँ पे डेल स्क्वायर साई यही लिखा हुआ था ना, और प्लस v ऑफ r मान लो लिखा हुआ है t और साई, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये है हमारा बेसिकली श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1,
तो अब जो भी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज लिखने जा रहे हैं ना, वो समझ लो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम लोग ये बेसिकली इक्वेशन है, इसमें हम ऐसा करते हैं कि टेक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, आप इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लीजिए, ठीक है ना। तो अगर आप इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लोगे ना, तो ये देखिए माइनस आयोटा एच क्रॉस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा डी साई स्टार डी टी, ठीक है ना, और इज इक्वल टू माइनस एच बार स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है, और डेल स्क्वायर साई स्टार प्लस भी स्टार आर टी और यहाँ पे साई स्टार, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा रिजल्ट है। ओके, तो अब देखिए अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि ये एज्यूम कर लें इफ V स्टार आर टी इज इक्वल टू वी आर टी, इसका मतलब है रियल पोटेंशियल एज्यूम कर रहे हैं, रियल इक्वल टू 0 क्यों लिखे इसमें? अच्छा 0 नहीं था, सॉरी गलती से लिख दिया, ठीक है ना, ये 0 नहीं है ना इक्वल टू, ठीक है। श्रोडिंगर इक्वेशन में बस दिस इक्वल टू दिस है, वो गलती से हम लिख दिए, ठीक है। सबको एक साइड ले आओगे तो 0 आ जाएगा ना फिर, ठीक है। तो देखो इसको अगर हम ऐसे कंडीशन लगाते हैं, देखो बस एक प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ से डेवलप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से ये जो है ना साई स्टार सॉरी वी स्टार इज इक्वल टू वी अगर हम लिखते हैं, तो मतलब आप जानते हो ना कि जब भी कोई फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट उस फंक्शन के इक्वल होता है तो इसका मतलब फंक्शन रियल है, ठीक है ना, रियल। तो ये रियल पोटेंशियल हम लोग मानकर चल रहे हैं कि पोटेंशियल रियल है। तो अगर ये पोटेंशियल रियल है तो हम बेसिकली यहाँ से साई स्टार को हटा देते हैं। आप लोग लिखना है तो एक ही स्टेप और लिख लो, ठीक है ना। हमने ऐसे ही हटा दिया यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे आप समझ रहे हो ना, यहाँ लिखा हुआ था ऐसे स्टार, हम इसको हटा दिए, ठीक है ना, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसको हम इधर राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे साई स्टार से और इसको माइनस करेंगे, ठीक है ना, माइनस करेंगे इस इक्वेशन से, ठीक है ना। बेसिकली सेकेंड इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे साई से, ठीक है ना, सेकेंड इक्वेशन को साई से मल्टीप्लाई करके, तो इसको साई स्टार से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको साई से, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो व्हेन यू डू ऑल दिस थिंग्स, ठीक है ना, आप ये करके देखेंगे, ठीक है ना, तो इधर हर जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको रिजल्ट ये मिलेगा, ठीक है ना। आप एक दो स्टेप लिख करके देख सकते हो खुद से, ठीक है। तो यू विल गेट दिस रिजल्ट, ओके, डी डी टी ऑफ, ठीक है, साई स्टार साई, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, या कुछ ऐसे लिख दो यहाँ पे, प्लस डेल डॉट, ठीक है, डेल डॉट, और यहाँ पे आ जाएगा एच बार अपॉन 2m आयोटा, ठीक है, 2m आयोटा, और फिर यहाँ पे साई स्टार और डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा, ठीक है ना, दिस यू गेट। देखो अगर आपको ये नहीं समझ में आया ना कैसे आया, तो इसका एक सिंपल तरीका ये है कि आप क्या करिए कि इसको एक्सपैंड, पहले इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए क्या आ रहा है, ठीक है ना, व्हाट यू आर गेटिंग, वो इसमें कैसे कन्वर्ट होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो इसको डिफरेंशिएट करके देख लो, जस्ट टेक इट्स डेरिवेटिव, ठीक है ना। ये डाइवर्जेंस यहाँ पे ओपन कर दो, तो डाइवर्जेंस का प्रॉपर्टी ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पे ये डेल इस पे एक्ट करेगा, तो ग्रेड साई डॉट, फिर ये जो है ना यहाँ से ग्रेड साई स्टार डॉट डेल ग्रेड साई, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये फिर हम लोग इसको जब ओपन करेंगे ना, तो यहाँ से सब्ट्रैक्शन करने से हमें जो रिजल्ट मिल रहा है उसके इक्वल ये आ जाएगा। तो हम रिवर्स जाकर के चेक कर सकते हैं, ये ज्यादा बेटर होगा। तो हम लोग इसको जो है ना, देखो डी डी टी, और ये लिखा जा सकता है साई मॉडुलस स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस ये डेल डॉट, और ये जो सारा फैक्टर यहाँ पे है ना, इसको हम जे लिख सकते हैं, लिख देते हैं जे, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये बेसिकली रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, दिस रिजल्ट वी गेट, ओके। तो ये जो साई मॉडुलस स्क्वायर है ना, इसको हम लोग रो लिख देते हैं, ठीक है ना, डी डी, तो डेल रो बाय डेल टी और प्लस डेल डॉट जे, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0 लिख दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो टर्म है रो, दैट इज बेसिकली साई मॉडुलस स्क्वायर है, ठीक है ना। अच्छा ये तो आप सभी समझ रहे हो, साई स्टार साई को साई मॉडुलस स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन एक दो लाइन हम स्किप किए हैं, ठीक है ना, तो वो आप यहाँ से लिख दोगे, ठीक है ना। यहाँ से ये जब हम करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, ठीक है, ओके। तो अब आप देखिए यहाँ पे हम लोग इस पूरी क्वांटिटी को हम लोग जे लिख रहे हैं, ठीक है ना। सो हियर जे इज इक्वल टू आ रहा है एच बार अपॉन 2m आयोटा, ठीक है,
और ये साई स्टार डेल साई माइनस साई और डेल साई स्टार है, ठीक है। तो इस क्वांटिटी को हम लोग देखिए, इसको तो आप जानते ही हैं कि दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और ये जो टर्म है ना इट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। ठीक है ना, ये प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी एग्जैक्टली जानते हो, सेम इक्वेशन ईएमटी में भी आता है, सेम इक्वेशन यू गेट इन मैकेनिक्स। ओके, ये बेसिकली ये एक तरह का करंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे करंट बेसिकली जो है ना फ्लो ऑफ मैटर या मूव, बेसिकली प्रोपेगेशन ऑफ मैटर पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये प्रोबेबिलिटी करंट है, इट रिप्रेजेंट्स इट रिप्रेजेंट्स प्रोपेगेशन ऑफ मैटर पार्टिकल। अगर किसी क्वेश्चन में आप ध्यान रखेंगे कि J0 आ गया, ठीक है, ये इसको और इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है ना, इसे हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखोगे कि इफ J इज 0 तो इसका मतलब नो प्रोपेगेशन होगा। तो नो प्रोपेगेशन है तो इसको बाउंड स्टेट भी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बाउंड स्टेट। तो कोई भी बाउंड स्टेट अगर होगा ना तो उस केस में आप ध्यान रखेंगे J0 आ जाएगा, ठीक है ना। और J नॉन जीरो है, J अगर नॉन जीरो है तो देयर इज प्रोपेगेशन। सिस्टम अगर बाउंड स्टेट में होगा ना तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि पार्टिकल एक डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, दैट विल नॉट हैपन। ओके, तो इसको उस केस में प्रोपेगेशन अगर नहीं है तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन का समझ लो एक तरह से मॉडिफाइड वर्जन है ये, ठीक है ना, दिस इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है ना। ऑलराइट, तो अब देखिए यहाँ से इसका इंटरप्रिटेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले आप ये ध्यान रखिए, ये जो J लिखा गया है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली जानते हो ये साई का वैल्यू दे दिया गया और J निकालने के लिए भी आया है एग्जाम में, क्योंकि ये फॉर्मूला कुछ स्टूडेंट को याद नहीं हो सकता है, ठीक है ना, और एक कैलकुलेशन इन्वॉल्व है ना यहाँ पे। सो दिस हैज ऑल्सो बीन आस्क्ड इन एग्जाम, ओके, कैलकुलेशन ऑफ J, ठीक है। तो देखिए ये जो J लिखा गया है ना यहाँ पे, आप नोटिस करिए कि अगर एक दो पॉइंट और बता रहे हैं, इफ अगर साई, आप देखिए साई जो है ना ये रियल है, अगर या इसको ऐसे पहले करो, ऐसा करो, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग सभी जानते हैं कि Z स्टार, सॉरी Z में से अगर आप Z स्टार माइनस कर दोगे देन व्हाट डू यू गेट, Z माइनस Z स्टार, व्हाट डू यू गेट? रियल पार्ट है, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो बेसिकली ऐसे निकलेगा ना 2 आयोटा और y, इतना निकलेगा, क्योंकि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y लिखोगे तो यही आएगा ना। ओके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 टाइम्स, ठीक है ना, आयोटा और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ऐसे लिख सकते हैं। कैन वी राइट लाइक दिस? यस सर। तो अब आप नोटिस करिए कि यहाँ पे जो क्वांटिटी है ना, देखो ये और ये जो लिखा हुआ है ना, आप नोटिस करिए, इसको अगर आप Z बोलोगे ना तो ये उसका स्टार लगा हुआ है, क्योंकि देखो इस पे स्टार लगाओगे ना तो ये वाला स्टार खत्म हो जाएगा और इस पे स्टार आ जाएगा, है कि नहीं है? ये इसको Z बोलते हो तो ये Z स्टार है कि नहीं है? यस सर। ठीक है ना, तो हाँ, तो इसलिए जानते हो, तो जैसे इसको लिखा गया ना ये Z माइनस Z स्टार है, अगर मतलब इसको कोई फंक्शन बोलोगे एज ए होल, एक फंक्शन है, तो ये उसका स्टार है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 आयोटा और इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस फंक्शन। ओके, तो देखो 2 आयोटा लिखोगे ना तो ये 2mi जो लिखा हुआ है ना, तो आयोटा और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए J को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, J इज इक्वल टू, ध्यान रखोगे ये यहाँ पे आ जाएगा h बार अपॉन m और ये आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ साई स्टार और डेल साई, ठीक है। तो ये, ठीक है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का अनदर फॉर्मूला है, दिस इज अनदर फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहां से देखिए दिस फॉर्मूला इंप्लाइज दैट इफ साई जो है ना रियल है, साई अगर रियल है तो इसका कोई इमेजिनरी पार्ट होगा ही नहीं, ठीक है ना, तो देन J इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ, देखो यहाँ पे दिस एक्चुअली मीन्स दैट के फॉर प्रोपेगेशन, to represent propagation of a particle, wave function has to be complex, okay, क्योंकि हम अगर प्रोपेगेशन हो रहा है ना तो J नॉन जीरो चाहिए, और नॉन जीरो J तभी आ सकता है कि जब यहाँ पे कुछ ना कुछ इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ओनली कॉम्प्लेक्स
psi represents propagation, ठीक है, only complex psi represents propagation of particle, ठीक है, प्रोपेगेशन ऑफ पार्टिकल को सिर्फ कॉम्प्लेक्स साई रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नाउ अनदर थिंग, ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स प्रोपेगेशन ऑफ, ठीक है, ओनली कॉम्प्लेक्स साई, दिस पॉइंट यू शुड रिमेंबर, रिप्रेजेंट्स प्रोपेगेशन ऑफ पार्टिकल। कॉम्प्लेक्स साई रिप्रेजेंट्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स होगा तो इमेजिनरी पार्ट होगा, अगर रियल होगा तो कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। तो इफ जे इज जीरो, तो हमने बताया ना अभी, जे अगर जीरो हो गया तो इसका मतलब नो प्रोपेगेशन, बाउंड स्टेट हो जाएगा। तो दिस ऑल्सो इंप्लाइज दैट, ये देखिए अगर बाउंड स्टेट के लिए हम बोल रहे हैं कि नो प्रोपेगेशन होगा, ठीक है ना, तो मतलब बाउंड स्टेट के लिए जे जीरो हम बोल रहे थे, तो इसका मतलब बाउंड स्टेट के लिए इस क्वांटिटी का कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। दैट मीन्स बाउंड स्टेट के लिए वेव फंक्शन जनरली रियल होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से ये भी कंक्लूजन निकलता है कि फॉर बाउंड स्टेट साई जो है ना रियल होगा, साई जो है रियल है, ठीक है। तो रियल वेव फंक्शन जो है ना वो बाउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। बाउंड स्टेट का मतलब पार्टिकल जो है ना कन्फाइंड होगा, आप ध्यान रखोगे। बाउंड स्टेट का मतलब पार्टिकल इन्फिनिटी में नहीं जा पा रहा है, ठीक है ना तो इधर जा पा रहा है ना इधर जा पा रहा है, किसी ना किसी रीजन में अगर कन्फाइंड है पार्टिकल तो उसको बाउंड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हो सर? यहाँ पे जो जे है उसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल फ्लक्स बोल सकते हैं क्या? प्रोबेबिलिटी फ्लक्स भी बोला जाता है, ठीक है। इसी का इंटीग्रल इक्वेशन जब लिखते हैं ना, इंटीग्रल इक्वेशन, तो वहां से आ जाता है। अभी तो हम इसका इंटरप्रिटेशन ज्यादा डिस्कस नहीं किया है, अभी इसका इंटरप्रिटेशन बताएंगे। अभी जे के बारे में डायरेक्ट मीनिंग बता रहे हैं ना, जे है क्या, अब क्यों इसको बोलते हैं, वाई, इसको क्वेश्चन वाइज होता है ना कि इसको हम प्रोबेबिलिटी करंट क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो जानते हो इंटरप्रिटेशन डेवलप होगा जब हम इसका इंटीग्रल इक्वेशन लिखेंगे। अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो वी राइट इट्स इंटीग्रल इक्वेशन, फ्रॉम देयर वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स, ठीक है ना। अभी इसको सर इसके ऊपर फैक्टर साइन क्यों लिखा है? क्या जे के ऊपर फैक्टर साइन? तो जे वेक्टर ही तो है, ग्रेडियंट किसी फंक्शन का लेते हो तो क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है ना। ग्रेडियंट लिया जा रहा है ना, साई का ग्रेडियंट, साई इज ए स्केलर फंक्शन, ठीक है, इसका ग्रेडियंट लिया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हम आपको बताए हैं, ये पॉइंट्स आप जो है ना एक बार रिवाइज करके आओगे, ठीक है। तो रिवाइज करके आओगे तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको जो है ना फर्दर डिस्कस करेंगे, इसका इंटीग्रल इक्वेशन लिखेंगे और वहां से फिर मेन इंटरप्रिटेशन और भी डिस्कस किया जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब जो फॉर्मूले बताए गए ना, दिस फॉर्मूले आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब देखो नेट, गेट, जेस्ट, टीएफआर, जैम, सब में जो है ना इस फॉर्मूले को डायरेक्ट पूछ दिया गया है, मतलब इस पे साई दे दिया, पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी करंट, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, ये आपको बस ग्रेडियंट निकालना आना चाहिए, ठीक है। you will get the answer, okay? ठीक है, तो अभी हम स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है ना। एक ही दिन में बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको रिवाइज जरूर करके आइए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। सर जो आपने लिखा है जे इज इक्वल टू 0 नो प्रोपेगेशन, उसके बाद क्या वर्ड है यहाँ पे? हाँ देखो, जे इक्वल टू 0 होगा ना तो नो प्रोपेगेशन होगा, अगर प्रोपेगेशन नहीं हो रहा है ना तो इसका मतलब पार्टिकल कहीं ना कहीं पे कन्फाइंड है, और कन्फाइंड पार्टिकल को बोलते हैं वो बाउंड स्टेट है, वो पार्टिकल का बाउंड स्टेट, ठीक है ना, दैट इज बाउंड स्टेट, ओके। ओके सर, ठीक है, तो बाउंड अभी स्टेट का डेफिनेशन लिखवा दीजिए। लिख दो ना, बाउंड स्टेट का मतलब कन्फाइनमेंट, ठीक है ना, कन्फाइंड है कहीं ना कहीं, पार्टिकल कहीं पे कन्फाइंड है तो बाउंड स्टेट हो गया। सर परसों बार का एग्जाम है सुबह, इसलिए क्लास बंद हो सकता है क्या? चलो देखते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी हम स्टॉप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग इसको रिवाइज जरूर करके आओगे, तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, ओके।